जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जनाब। आवाज़ आप लोगों को आ रही है जी। माजरत के साथ आप लोगों को वेट करना पड़ा। मैं ट्रैफिक में कहीं पे स्टक था। एक ऑप्शन तो ये था कि वहीं पे रोक के साइड पे गाड़ी में क्लास पढ़ा ली जाए। और दूसरा ऑप्शन हमने यूज़ किया है कि थोड़ा लेट कर लिया जाए क्लास को। अच्छा जी, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। चीज़ें बेहतर चल रही हैं लॉ की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो पढ़ रहे हैं साथ साथ। और वो जो एक डर था स्टार्ट में, आपको लोगों ने डराया हुआ था कि पता नहीं लॉ में क्या है, इतना खौफनाक सब्जेक्ट है, वो डर भी खत्म हुआ है या नहीं हुआ। तो लास्ट वीक हमने पढ़ा, उसमें कोई आपकी तरफ से चीज़ डिस्कस करने वाली हो। जी एनीवन। हाँ जी क्लियर है। और जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे वो सॉल्व कर लिए हैं आपने, या आखिरी महीने पे छोड़ी जा रही हैं चीजें। लास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे, क्लास में मैंने अनाउंस किया था कि ये करें, साथ साथ प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक हम पढ़ते जा रहे हैं उसको साथ क्लोज करते जाएं, और फिर आपने एक पैरेलल एक रिवीजन चलानी है। तो फिर जाके कहीं हमें आसानी होनी शुरू होगी। थोड़ी सी एफर्ट आपकी तरफ से करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो अगर कोई क्यूरी नहीं है तो हम आगे चलें, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करें। देखिए लॉ में तो मैं कहता होता हूँ प्रेजेंटेशन से ज्यादा जो चीज़ है ना वो आपकी राइटिंग है। ये बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल है, जिसमें आपने लिखनी होती हैं चीज़ें। तो उसको जैसे भी आप लिख देंगे पॉइंट, अगर आप उसको डिलीवर कर रहे हैं जो उसको चाहिए, तो वो ठीक हो जाएगा। प्रेजेंटेशन आपकी मैटर करती है, जहाँ पे कैलकुलेशन अगर आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर कि स्मार्ट प्रेजेंटेशन आप कैसे करें, टाइम भी कम लगे और जो आपका एग्जामिनर है उसको चीज़ समझ भी आ जाए। लेकिन यकीन करें, एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक कर रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि कहीं जहां जहां आपने चीज़ें ठीक लिखी हैं वो आपको वहां से मार्क्स दे। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी आपकी क्या आपने लिखा हो और वो उसको इग्नोर कर दे। जी अगर किसी को उस क्वेश्चन में कोई इशू है तो हम जरूर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने वो कर लिया है जैसे आप बता रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, तो अभी क्लास के स्टार्ट में कर लें या क्लास के एंड पे कर लें वो क्वेश्चन, विंटर 21 का क्वेश्चन वन था। नहीं, जब आप ये सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आंसर देख लिया करें उसका कि आप किस हद तक आपने उसको मतलब ठीक किया है, आपके मार्क्स कितने का हैं। तो आज का टॉपिक पढ़ते हैं, एंड पे इंशाल्लाह हम अपना थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और उस पर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आज जो हमने अपना टॉपिक डिस्कस करना है वो है बाई बैक ऑफ शेयर्स के बारे में। जिन लोगों ने पहले लॉ पढ़ा हुआ है उनको इसकी इंपॉर्टेंस का आइडिया है कि ये टॉपिक वो हर अटेम्प्ट में नहीं तो अल्टरनेट अटेम्प्ट में वो पूछता है और लाजमी पूछता है। और अब इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो गई है कि हर दूसरे दिन को नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि फलां कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, फलां कंपनी बायबैक कर रही है। अभी आज एक लिस्टेड कंपनी ने अनाउंस किया है कि उसने शेयर्स बायबैक करने हैं। तो जो चीज़ प्रैक्टिकली चल रही होती है, मार्केट में ज्यादा इन होती है, उसमें आपका एग्जामिनर भी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि मेरा स्टूडेंट जो आ रहा है वो उसकी कितनी ग्रिप है उन चीज़ों के ऊपर। कंपनीज लिस्टिंग की तरफ जा रही थी, उसने आईपीओ की रेगुलेशंस बार बार पूछी। अब कंपनीज बायबैक की तरफ जा रही हैं, वो आपसे बायबैक की रेगुलेशंस पूछेगा। तो जिन लोगों ने पहले पढ़ी थी उनके लिए एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये रेगुलेशंस बायबैक का जो टॉपिक है आपका उसमें कुछ चेंजेस आ गए हैं, और बड़े मेजर लेवल पे चेंजेस आए हैं। आपको इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। ऐड कम हुई है चीजें, डिलीट ज्यादा हुई है, मतलब पहले थोड़ा सा कम्प्लेक्स था, इजी कर दिया उन्होंने। तो इस टॉपिक को आपने जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है दोबारा से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन करने के काबिल होंगे। कोई गलत चीज वहां पे कोट ना करने, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसने इसमें डिलीट कर दी हैं, कुछ टाइम पीरियड उसने चेंज कर दिए हैं। अच्छा जी, तो बायबैक के लिए हमारा जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन है वो है सेक्शन 88। सेक्शन 88 पावर देता है कंपनी को कि वो अपने शेयर्स खुद परचेज कर ले। हमने तो आज तक ये सुना था कि जो शेयर इशू किए जाते हैं, जो कंपनी की ये शेयर कैपिटल होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है, रिडीमेबल नहीं होता है कि जब मर्जी जाएं आप शेयर दें उसको दें और कंपनी को कहीं पैसे वापस दे दे। ऐसा नहीं होता है। और कंपनी के लिए भी ऐसा नहीं है कि जब दिल चाहे उठा के वो जाके अपने शेयर्स वापस खरीदना शुरू कर दें, उसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। और क्या कंपनीज को इजाजत है कि वो अपने शेयर्स बायबैक कर लें, और अगर इजाजत है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं जो फुलफिल करनी पड़ेंगी। उन कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ये जो शेयर्स इन्होंने बाय करने हैं अपने मेंबर से वापस, उसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा, उसको कहाँ पे रखा जाएगा, शेयर कैपिटल कम होगा या इसके अलावा भी कोई रास्ता है। ये तमाम चीजों के जो एड्रेस कर रहा है वो इस टॉपिक में हमें इसके जवाब मिलते हैं। सेक्शन 88 हमें मेन गाइडेंस देता है बायबैक के बारे में। उसके साथ ही फिर रेगुलेशन है, जिस तरह हम बाकी अपने टॉपिक्स की रेगुलेशन पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सेक्शन 88 है आपका कंपनीज एक्ट का, ये जो आपके सामने हाईलाइटेड है। अ, वो कहते हैं जनाब कंपनी जो है अपने परचेज अपने जो शेयर्स हैं वो परचेज कर सकती है
अब जिन लोगों ने पहले टॉपिक पढ़ा था 1 साल पहले तक, इसमें ये था कि ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए ये इस तरह की इजाजत थी। अदर देन लिस्टेड कंपनीज जो थी उनको इजाजत नहीं थी कि वो अपने शेयर बायबैक कर सकें। अब उसने खत्म कर दिया। ये जहां पे आपके सामने बाई चांस मैंने जो ओपन किया हुआ है ये एक्ट, इसमें चेंजेस के साथ उसने चीजें बताई हुई हैं आपको कि यहाँ पे चेंज आया है। तो यहाँ पे जो उसने हाईलाइट किया है, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी लिखा होता था। उसने ये लिखा था कि कंपनीज एक्ट की इस सेक्शन इन प्रोविजंस के तहत कंपनी अपने एक लिस्टेड कंपनी अपने शेयर बायबैक कर सकती है। अब चूंकि उसने लिस्टेड का वर्ड यहाँ से खत्म कर दिया, तो अब हर कंपनी को इजाजत है, चाहे वो लिस्टेड है, चाहे पब्लिक अनलिस्टेड है, चाहे प्राइवेट कंपनी है, वो अपने शेयर्स बायबैक कर सकती हैं। लेकिन साथ ही उसने कहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड रेगुलेशंस स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ। इसके लिए जो रेगुलेशंस आप स्पेसिफाई करेंगे उनको भी फॉलो करें, इस सेक्शन को भी फॉलो करें और आप अपने शेयर्स बायबैक करें। अच्छा, अब स्टार्ट से ही बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इसमें स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट बातें आना शुरू हो गई। वो कहता है ये जो आपने शेयर्स परचेज करने हैं ना कंपनी ने, जो इस सेक्शन के तहत वो शेयर्स परचेज करेंगे, 2 ऑप्शन है उसके लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 2 ऑप्शन है उसके लिए, या तो उसको कैंसिल कर दें आप, शेयर्स बायबैक करने के बाद कैंसिल कर दें, जो शेयर्स हम खत्म कर देते होते हैं, या उनको अपने पास होल्ड कर लें। शेयर्स अपने ही शेयर्स बाय करके कंपनी अपने पास वापस रख लेती है, उस शेयर कैपिटल को खत्म नहीं करती है। जो पेड अप कैपिटल आपने शेयर्स इशू किए हुए थे वो अगर वापस खरीदे उसको खत्म नहीं करती है। शेयर्स खरीदे अपने पास रख लिए। जब अपने ही शेयर्स कंपनी खरीद के अपने पास रखती है तो उसके लिए जो टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं ट्रेजरी शेयर्स। कि कंपनी अपने ही शेयर्स बाय करे और अपने पास रख ले ट्रेजरी शेयर्स के तौर पे, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से कंपनी किसी और के शेयर्स खरीद के अपने पास इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखती है। यहाँ पे अपने ही शेयर्स खरीद के आपने अपने पास रखने हैं, लेकिन इसके लिए टर्म जो यूज होगी वो होगी ट्रेजरी शेयर्स। ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी कंपनी के शेयर्स आपकी इन्वेस्टमेंट होते हैं, और यहाँ पे जो आपके ये शेयर्स हैं, ये बैलेंस शीट में इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन आपकी डिफरेंट होगी कि आप खरीद के इसको अपने नीचे इक्विटी में से लेस करके दिखा रहे होते हैं। जी, अपने नाम पे करेगी सही साहब, कंपनी ने अपने शेयर्स अपने नाम पे ही खरीदने हैं। यही सारा प्रोसेस उसने हमें बताना है इन सारी रेगुलेशन के अंदर। अच्छा जी, अब लिस्टेड कंपनी के लिए और अदर देन लिस्टेड के लिए कुछ चीजों का डिफरेंस है, वो हमें बताने लगा है। वो कहता है ये जो शेयर्स परचेज किए जाएंगे ना अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की तरफ से या प्राइवेट कंपनी की तरफ से, दीज शैल बी कैंसल्ड, नॉट बी हेल्ड एज ट्रेजरी शेयर्स। मतलब ट्रेजरी शेयर्स वाला ऑप्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के पास है, अदर देन लिस्टेड कंपनी के पास ट्रेजरी शेयर्स वाला ऑप्शन नहीं है। जी जी, बिल्कुल डिडक्ट करवाएंगे। आपने अपने शेयर खरीद के वापस रखे हैं, अगर आप ट्रेडी शेयर खरीद के रखते जाएं और इक्विटी से डिडक्ट ना करवाएं, इधर आपकी शेयर कैपिटल इशू होगा। आप चूंकि अकाउंटेंट्स हैं, हम तमाम लोग अकाउंटेंट्स हैं, तो हमारे लिए समझना थोड़ा सा इजी होता है। आप खुद सोचें, बैलेंस शीट की एक साइड पे आपने शेयर इशू किए हुए हैं, शेयर कैपिटल स्टैंड कर रहा है, फिर आप गए आपने शेयर बाय कर लिए मार्केट से, अपने नाम पे खरीद लिए। अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अपनी एसेट वाली साइड पे शो करते जाएंगे, तो क्या ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन होगी कि एक तरफ आपने शेयर कैपिटल इशू करके अपनी फुटिंग बढ़ाई हुई है और दूसरी तरफ वही शेयर वापस खरीद लिए हैं और एसेट के तौर पे रखे हैं? बैलेंस तो आपने शो कर दिया कि मेरा बैलेंस है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने शेयर्स हैं। तो इस ट्रेजरी शेयर्स के केस में खरीद जरूर सकते हैं आप अपने शेयर्स, लेकिन जब ट्रेजरी शेयर्स आप रखते हैं तो इसको इक्विटी में जाके नीचे लेस कर रहे होते हैं कि आपका शेयर कैपिटल रिजर्व टोटल आ गया, उसके नीचे आप ट्रेजरी शेयर्स लेस करके टोटल इक्विटी अपनी दिखा रहे होते हैं। क्लियर है जी? लेकिन वो एक अकाउंटिंग का मैटर है, लॉ का मैटर हमारे लिए ये है कि हमें उसने ऑप्शन दिया है कि आप ट्रेजरी शेयर्स के तौर पर रख लें या कैंसिल कर लें। और फिर हमेशा की तरह उसने पहले इजाजत दी और फिर आगे कहा अच्छा इजाजत जरूर है, लेकिन पब्लिक अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनी, इस केस में ट्रेडी शेयर्स वाली इजाजत नहीं है। यहां पे आके आपको अपने शेयर्स कैंसिल ही करने पड़ेंगे। तो याद रखना है हमेशा ट्रेडी शेयर्स का ऑप्शन सिर्फ लिस्टेड कंपनी के पास है जी। फिर वो कहते हैं ये जो कैंसिलेशन करनी है ना आपने शेयर्स की इस सेक्शन के अंडर सेक्शन 88, इट शैल नॉट बी डीम्ड एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। रिडक्शन ऑफ कैपिटल का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 89। यहाँ पे जो आप कैंसिल कर रहे होंगे शेयर, होगी ये भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल, लेकिन सेक्शन 89 वाली रिडक्शन और सेक्शन 88 वाली रिडक्शन ये दोनों सेम नहीं है। इनका बुनियादी एक फर्क है कि यहाँ भी अगर आप कैंसिल कर रहे हैं अपने शेयर्स तो वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल है। सेक्शन 89 में जाएंगे हम देखेंगे 89 को भी, वहां पे भी वो आपको बताता है कि अगर आपने अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना हो तो कैसे करते हैं। लेकिन दोनों में एक बुनियादी तौर पे एक फर्क है, उन्होंने कहा उस फर्क को आपने खत्म नहीं करना। सेक्शन 88 वाला डिफरेंस अपना रिडक्शन और सेक्शन 89 वाला रिडक्शन दोनों डिफरेंट है जी। अच्छा जी, इसी को लेके आगे चलते हैं। वो कहता है जो शेयर्स अब आपने पहले उसने हमें बताया कि कंपनी बाय कर सकती है, फिर उसने हमें बताया कि आप बाय करने के बाद 2 रास्ते हैं, या उसको कैंसिल कर दें या ट्रेजरी शेयर्स के तौर पे रखें। अब तीसरे नंबर पे वो आके हमें बता रहा है कि ये जो ट्रेजरी शेयर्स के तौर पे आपने रखने हैं ये इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। ऐसे नहीं है कि आप अपनी शेयर अपने नाम पे खरीद के रखते जाएं और उस पर तमाम बेनिफिट्स आप इंजॉय भी कर रहे हो। तो ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में होगा कि कंपनी को अपने शेयर बायबैक करने पड़े हैं। अगर बाय करके रखे हुए हैं आपने, आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो कहता है जब तक आपके पास होंगे ये इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। वोटिंग राइट्स इन शेयर्स के ऊपर सस्पेंड हो जाएंगे, कोई वोटिंग राइट्स नहीं होंगे इन शेयर्स पे। बड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि कंपनी अपने ही शेयर्स पे अपनी ही मीटिंग में जाके अगर वोट कर रही हो, कौन कर रहा होगा कंपनी के बिहाफ पे? कंपनी अपनी ही शेयर होल्डर बन जाएगी, कैसे हो सकता है आप खुद सोचें। तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया उन्होंने कि वोटिंग राइट्स जो हैं इन शेयर्स के ऊपर वो सस्पेंड रहेंगे। अगली बात वो कहता है नो कैश डिविडेंड शैल बी पेड। किसी भी किस्म की कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, वो आपने इन शेयर्स के अगेंस्ट नहीं करनी। शेयर्स खरीद के अपने पास रखें, डिविडेंड दें और दूसरी एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाली जाए, ऐसा नहीं हो। कोई डिविडेंड इसके ऊपर इन शेयर्स के ऊपर पे नहीं किया जाएगा, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाएगी, कैश या अदरवाइज कंपनी अपने एसेट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है
लेट्स अज्यूम कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक किए थे और ट्रेडी शेयर्स के तौर पे अपने पास रखे थे। मीनवाइल कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट हो गई। अब जब वाइंडिंग अप चल रही है तो पता चला कंपनी के एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करके अब इनके इसके अगेंस्ट जो पैसा एक्सेस पैसा होगा वो कंपनी के मेंबर्स में बांटा जाएगा जी। अब जब ये आप बांटने के लिए आए तो पता चला इतने शेयर तो ट्रेडी शेयर्स के तौर पे हमारे पास पड़े हैं, इनके अगेंस्ट किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाएगी, इनको कंट्रीब्यूटरी, इनको मेंबर अज्यूम करके इनको पैसे नहीं दिए जाएंगे। क्लियर है जी? ये दो रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई हैं। एक उसने कहा वोटिंग राइट्स इसमें नहीं है, और दूसरा उसने कहा कोई किसी किस्म का डिविडेंड कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगी। फिर आगे आके एक एक्सेप्शन दे रहा है। वो कहता है दो एक्सेप्शन है, दो काम आप कर सकते हैं। एक, अगर आप बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, फुली पेड बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो ट्रेडी शेयर्स के अगेंस्ट मिलेंगे। मतलब कंपनी जब अनाउंस करती होती है कि जनाब 10% बोनस इशू हम करने जा रहे हैं, तो जितने ट्रेडी शेयर्स आपके पास पड़े हैं उनका जो रेलिवेंट पोर्शन होगा ट्रेडी शेयर्स का, अपना बोनस इशू का, वो आपको मिलेगा। लेकिन उसका हल क्या होगा कि ट्रेडी शेयर्स पहले अगर आपके पास 100 पड़े थे, 100 के ऊपर 10% आपको मिलने हैं, यानी कि 10 शेयर्स और मिलने हैं, तो अब 110 ट्रेडी शेयर्स आपके पास पड़े होंगे। और ये फुली पेड बोनस शेयर्स के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन तो आप लेते नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी दे रही होती है अपने मेंबर्स को, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, जब कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं। क्लियर है जी? तो बोनस इशू के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोनस इशू के केस में इनको शेयर्स मिलेंगे और ट्रेडी शेयर्स वाले नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा। जहां पे हल्की सी भी कंफ्यूजन हो आपसे डिस्कस कर लेना, मुझे पूछ लेना कि सर ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, दूसरा केस क्या है? वो कहते हैं अगर तो ट्रेडी शेयर्स आपके रिडीमेबल है। जी बिल्कुल करेंगे। आप उधर से बोनस इशू आपका हो गया, इधर से ट्रेडी शेयर्स हो गए, अल्टीमेटली ट्रेडी शेयर्स वाला जो इंपैक्ट है वो नील हो जाएगा आपका। बोनस शेयर्स आप करते कहां से हैं इशू? रिजर्व में से करते होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आप रिजर्व में से करते होते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट्स आए हैं, रिजर्व पड़े हैं, उसमें से आप बोनस इशू कर रहे हैं। आप क्या करते होते हैं? रिजर्व को डेबिट करते हैं, यानी कि रिजर्व कम हो गया, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके बढ़ा देते हैं। ये तो थी आपकी शेयर कैपिटल वाले पोर्शन की एंट्री, वो आपका अपनी बैलेंस शीट में एज इट इज रहेगा। अब जब आप इशू करने की तरफ गए, ये जो शेयर कैपिटल आपने बढ़ाया है, दो शेयर इशू किए हैं, अब उसी लाइन लाइन के नीचे आपके पास ट्रेडी शेयर पड़े थे। पहले आपके पास पड़े थे, लेट्स अज्यूम, अगर मैंने पहले जैसे बताया कि 100 मिलियन के, अब अगर बोनस इशू भी मिल गया है तो मजीद शेयर आप यहाँ से नीचे आके लेस कर दें, तो ट्रेडी शेयर्स को आप यहाँ पे लेस करके दिखाएंगे। क्लियर है जी? अच्छा, एक तो सीन ये था कि आप बोनस इशू कर सकते हैं। दूसरे केस में क्या होगा? वो कहते हैं कि अगर रिडीमेबल है ट्रेडी शेयर्स, आपका कोई शेयर्स आपने इशू किए थे, रिडीमेबल शेयर्स थे, उनकी रिडेम्पशन थी 10 साल बाद की, आपने उससे पहले बायबैक करके उनको अपने पास रख लिया। अगर वो बायबैक करके आपने अपने पास रखे हुए हैं, इस दौरान उनकी रिडेम्पशन पीरियड आ गया, तो फिर आप इसको रिडीम जरूर करें। जब आपकी कंपनी ने अपने पास शेयर वापस खरीद कर रखे हैं, तो उनको अभी ऊपर उसने बात की है कि इनके ऊपर किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप जब रिडीमेबल है तो रिडेम्पशन के केस में उसके पैसे आपने देने हैं, और वो पैसे देने वाली बात है, लेकिन बात तो वहीं पे कि कंपनी के पास पड़े हैं, उसकी आप एक ट्रीटमेंट करते हैं सिर्फ और खत्म कर देते हैं अपने ट्रेडी शेयर्स को। तो दो रिस्ट्रिक्शंस को आपने फॉलो करना है कि बोनस इशू आप दे सकते हैं, और अगर रिडीमेबल है तो रिडेम्पशन के टाइम पे ट्रेडी शेयर्स को बाकी नॉर्मल शेयर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब वो प्रोसीजर पे आ गया। पहले उसने हमें एक हल्का सा बता दिया, बोनस अलाउ हुए हैं जी, बोनस अगर आप इनको नहीं देंगे तो जो आपकी परसेंटेज है ना वो चेंज होती जाएगी। मतलब आपने अगर टोटल अपने शेयर है उनके ऊपर बोनस अनाउंस किया है, तो बोनस का इंपैक्ट आपके शेयर कैपिटल के ऊपर आ रहा है, डिविडेंड का इंपैक्ट आपके शेयर कैपिटल पे नहीं आता, वहां पे कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। तो अगर आप बोनस इशू करने जा रहे हैं और आपने अनाउंस किया 10% बोनस करने जा रहे हैं हम, तो जितने बाहर के लोग थे उनके तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो शेयर आपने खरीद के रखे इनका फिर प्रपोर्शन वो नहीं रहेगा। आपने अगर 10% अपने पास खरीद के रखे थे, तो अब आपके टोटल जो शेयर कैपिटल है उसकी अमाउंट अगर ऊपर चेंज हो गई, तो फिर आपके ट्रेडी शेयर 10% तो नहीं रहेंगे आपके पास। क्या ख्याल है? और उसमें किसी किस्म का कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, ना कंपनी पैसे पे कर रही है, ना किसी से पैसे ले रही है। अच्छा जी, ये उसने हमें दो रास्ते बताए। उन रास्तों के बाद अब हमें वो प्रोसेस की तरफ आया है। याद रखना है, कंपनी में जब भी इस तरह का काम होता है ना, तो स्टार्ट होता है बोर्ड से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको इनिशिएट करते हैं जी। तो वो कहता है बोर्ड ने रिकमेंड करना है मेंबर्स को कि वो शेयर्स परचेज करें, अपना शेयर्स परचेज करना चाहते हैं मार्केट से। तो ये जो बोर्ड का डिसीजन है, इसमें क्लियरली कुछ चीजें लिखी होंगी। वो क्या होगी जी? नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज टू बी परचेज के, कितने आपने परचेज करने हैं। पर्पस क्या है इस परचेज का? पर्पस का मतलब कि कैंसिल करना है या ट्रेडी शेयर्स के तौर पे रखना है। परचेज प्राइस क्या होगी? किस प्राइस पे हम परचेज करना चाहते हैं, कितना टाइम लगेगा, प्राइस विद इन विच द शेयर परचेज शैल बी मेड, कितने अरसे में हम ये परचेज कर लेंगे। और जब परचेज करने जा रहे हैं आप, तो पैसा आपने देना है ना, तो पैसा कहां से आएगा, सोर्स ऑफ फंड्स क्या है, जस्टिफिकेशन देनी है उस परचेज की, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आप अपने शेयर्स परचेज करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट क्या होगा कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। ये जब शेयर्स आपने परचेज करने हैं, इसका आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये तमाम चीजें उस बोर्ड के डिसीजन में शामिल होंगी, जो बोर्ड ने अपने उस मीटिंग में, बीओडी की मीटिंग में रेजोल्यूशन जो पास होगी, ये तमाम चीजें आप अपने मेंबर्स को बताएंगे जब आप उनको रिकमेंड कर रहे हो। बोर्ड ने डिसाइड ही किया, रिकमेंड किया है, ये जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, ये रिकमेंडेशन दी है उन्होंने अपने मेंबर्स को। जस्टिफिकेशन अमूमन कंपनीज जो है ना, अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैश करना चाह रही होती है। लेट्स अज्यूम कंपनी बेतहाशा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन उसने शेयर्स भी बेतहाशा इशू किए हुए हैं, तो फिर एक तो ईपीएस पे इंपैक्ट आ रहा होता है आपका, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने में। दूसरा, लोगों को जब डिविडेंड देने जाते हैं तो प्रॉफिट आपके पास बेतहाशा पड़ा हुआ है, लेकिन आप डिविडेंड जब देने जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा जा रहा होता है लोगों के पास।
तो फिर कंपनी अपनी जो वर्थ है उसको बढ़ाने के लिए जो रिजर्व पड़े होते हैं वो कहते हैं एक दफा ये शेयर परचेज कर ले, अब अगली दफा उतना ही प्रॉफिट कमाएंगे जब आप, तो देखिए आपकी ईपीएस भी बढ़ जाएगी और जो डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे वो भी आपका बढ़ जाएगा। क्या ख्याल है? अच्छा जी, नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब बोर्ड ने रिकमेंड करना है और परचेज सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे मेंबर्स। अब इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है, कहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करता है, कहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन की बात करता है। तो वो कहता है जनाब ये जो परचेज आपने करनी है ना, ये होगी अंडर द अथॉरिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन आप मेंबर से पास करेंगे। फिर टाइम पीरियड का क्या बता रहा है, वो कहता है एज स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन। हम रेगुलेशन में जाकर देखते हैं कि क्या टाइम पीरियड उसने स्पेसिफाई किया है। फिर वो कहता है जो प्रपोजल है ना बोर्ड का, तो ऑन कंक्लूजन ऑफ बोर्ड मीटिंग, जब बोर्ड की मीटिंग कंक्लूड होगी इसको कम्युनिकेट किया जाएगा कमीशन को एंड सिक्योरिटीज एक्सचेंज को, जहां पे कंपनी लिस्टेड है। ये जो सेक्शन उन्होंने लिखा था ये लिस्टेड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था। अब उन्होंने बाकी को इजाजत दी है तो कुछ चीजें उन्होंने चेंज नहीं की है यहाँ पे। तो जहां पे स्टॉक एक्सचेंज की बात आएगी तो आपने ये इंप्लाइड होगी बात कि वो लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा है। ये साथ बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि कंपनी अगर बायबैक कर रही है तो बोनस इशू तो नहीं करेगी उसी साल में। कंपनी जब बायबैक कर रही होती है, ट्रेडी शेयर्स उनके पास पड़े होते हैं, ट्रेडी शेयर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ट्रेडी शेयर्स खरीद के रखे हैं तो आप फौरी तौर पे इसको साल साल पड़े हुए आपने बायबैक करके अपने पास रखे हुए हैं, 2 3 4 साल गुजर चुके हैं आपके पास पड़े हुए हैं। तो फिर उस दौरान अगर आपके कहीं पे मूव बना है कि बोनस हम इशू कर दें बोनस शेयर्स, तो आप कर सकते हैं। बोनस शेयर्स एक तरह का डिविडेंड होता है आप मेंबर्स को। अमूमन कंपनीज बोनस शेयर्स तब इशू करती हैं जब उन्होंने अपने मेंबर्स को राजी भी करना हो और उनके पास पैसे भी ना हो। तो फिर क्या किया जाता है, वो कहते हैं अच्छा डिविडेंड देना है, क्या करें, कैश फ्लो तो नहीं है हमारे इतने कि हम लोगों को पैसा दे सकें, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर दे देते हैं। रिजर्व पड़े हैं आपके पास, आप अकाउंटेंट है ना, आप लोगों को ज्यादा पता है कि कैश फ्लोज और इनकम ये दो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिट कम होते हैं लेकिन कैश रिच होती हैं, बहुत सारी कंपनीज प्रॉफिट बहुत अच्छी होती है लेकिन कैश रिच नहीं होती। तो जब पैसा पास नहीं होता है ना और आपने मेंबर्स को कुछ देना भी हो फिर बोनस इशू किया जाता है। क्लियर है? सही साहब, जो स्पेशल डिविडेंड वाली आपने बात की है ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्पेशल डिविडेंड आप देते शेयर्स ही हैं लेकिन अपने नहीं, अपनी सब्सिडरी के। आगे जाके देखेंगे पीएसएक्स रूल बुक जब हमने पढ़ना है वहां पे हम देखेंगे इसको। जी, जब आपकी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उस केस में आपने कमीशन को इसको इन्फॉर्म करना है जी। स्पेशल रेजोल्यूशन बेसिकली जब भी आप पास करेंगे वो तो आपने इन्फॉर्म करना ही होता है, वो तो आपने सबमिट करवाना ही होता है विद इन 15 डेज आपने रजिस्ट्रार के पास, तो कमीशन के पास तो इन्फॉर्मेशन आपकी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे बोर्ड के प्रपोजल के बारे में बता रहा है कि कमीशन को आपने इन्फॉर्म करना है। और ये पॉइंट प्योरली उससे पहले लिखा हुआ था जब ये कंपनी सिर्फ ये लिस्टेड कंपनी के लिए ऑप्शन था। तो वो कह रहा है कि फौरी तौर पे आपने कमीशन और स्टॉक एक्सचेंज को बताना है। चंद रूल होते हैं लॉ में जो हमने याद रखने होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि लिस्टेड कंपनी के केस में तो आपने याद रखना है कि लिस्टेड कंपनी को फ्लू हो गया, अगर उन्होंने छींक भी मारनी है ना तो फौरी तौर पे स्टॉक एक्सचेंज को बताना है ये फ्लू हो गया कंपनी को। ठीक है, कोई हल्की सी रिश्तेदारी भी आपकी ऊपर नीचे हुई है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है, हर चीज बतानी पड़ती है इन्हें अपना स्टॉक एक्सचेंज को। जी जी, बोर्ड ने जब आपको बता दिया तो अपना डिसाइड कर लिया तो मैं अपना कमीशन को स्टॉक एक्सचेंज को फौरी तौर पे आपने बताना है, बोर्ड का डिसीजन आपने इन्फॉर्म करना है। आगे जाके अगर मेंबर्स अप्रूव नहीं करेंगे तो आप बता देंगे कि हमने प्रपोज किया था मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया। जी, पहले बोर्ड डिसाइड करेगा, फिर उसने कहा ये प्रपोजल जो बोर्ड का है ये आपने इन्फॉर्म कर देना है। जैसे ही बोर्ड ने अपनी रेजोल्यूशन पास की आपने कमीशन और स्टॉक एक्सचेंज को भेज देना है। मीनवाइल आपने मेंबर्स को भी फिर नोटिस भेज देना, उनकी मीटिंग कॉल करनी है। उसके लिए आपको पता है किस दिन में चाहिए होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहता है जनाब, अच्छा ये अब देखें ये जो पॉइंट अगला हम पढ़ने लगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहता है परचेज ऑफ शेयर्स शैल ऑलवेज बी मेड इन कैश। ये आपने जो परचेज करनी है ना ये अगेंस्ट कैश ही करनी है, इसके अलावा नहीं अपने कोई एसेट्स आप बांट सकते। कल कंपनी कहे कि मेरे पास जनाब रिजर्व पड़े हुए हैं, अपना एसेट्स पड़े हुए हैं, तो एसेट्स हम बांटना शुरू कर दें। एंड शैल बी आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आर रिजर्व, या रिजर्व अगर कोई स्पेसिफिकली आपने रखा है। अब बात उसने स्ट्रेट सीधी सी की है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। एक, कंपनी के पास अगर कैश नहीं है लेकिन रिजर्व मौजूद है, कंपनी शेयर परचेज नहीं कर सकेगी जब तक कैश का अरेंजमेंट ना हो जाए। दूसरा, अगर कंपनी के पास कैश बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है लेकिन रिजर्व नहीं है, कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हुए हैं, तो भी कंपनी इस सेक्शन के अंदर बायबैक नहीं कर सकती। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या रिजर्व आपके आपके पास मौजूद होने चाहिए। क्लियर है जी? एक तरफ से लॉस कमा रहे हैं और फिर उधर से आप अपने शेयर बायबैक करी जा रहे हैं, तो रिजर्व आपके पास हो, कैश आपके पास मौजूद हो, फिर आप बाय कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आईकैप ने ओपन बुक होते ही ये टेस्ट कर लिया था, उसने आपके सामने, उसको पता है कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उसने आपके सामने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन रखनी है, वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके सामने रखेगा और फिर आपसे डिसाइड करवाएगा कि कंपनी ने शेयर परचेज करने हैं, आपकी सजेशन रिक्वायर्ड है इस पे, कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितने कर सकते हैं मैक्सिमम शेयर परचेज, वो आप बताएंगे। ये लुकमान पहले उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, अभी हमने रेगुलेशंस में जाना है तो हम देखेंगे कि क्या इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन दो लॉ है, एक बायबैक की रेगुलेशन है, उन्होंने आपको बता दिया बायबैक कर लें, हम आपको इजाजत देते हैं। उसके बाद दूसरा लॉ है आपका एक पीएसएक्स रूल बुक, जहां पे आप जाके लिस्ट हुए हैं ना जिस स्टॉक एक्सचेंज पे, उन्होंने भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। आपको अगर बायबैक की रेगुलेशन इजाजत दे भी देती है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर आप जा रहे होंगे, उन्होंने कहा है अगर वहां पे कि आपका इतना फ्री फ्लोट होना चाहिए, तो अगर आप वो फ्री फ्लोट पूरा नहीं करेंगे तो आपको क्या ख्याल है आपका स्टॉक एक्सचेंज आपको करने देगी? उन्होंने कहना कि देखिए हमने लिखा हुआ इतना फ्री फ्लोट चाहिए।
तो अभी हम देखते हैं रेगुलेशन के अंदर जाके कि रेगुलेशन के अंदर कोई इस तरह की उसने एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है या नहीं लगाई। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे वो कहता है जी परचेज ऑफ शेयर्स शैल बी मेड थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज एज मे बी स्पेसिफाइड। अब मजे की बात चेक करें, ऊपर उसने कह दिया है कि कोई भी कंपनी बायबैक कर सकती है। यहाँ पे आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको आपके दिल में पहला सवाल ये आएगा, सर ये तो लिस्टेड कंपनी के लिए हो गया, अदर देन लिस्टेड के केस में क्या होगा। जिन लोगों ने पहले रेगुलेशन पढ़ी है उनको पता है कि दो तरीके होते थे पहले, आप टेंडर ऑफर के थ्रू भी परचेज कर सकते थे, आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी परचेज कर सकते थे। उसने यहाँ पे टेंडर ऑफर वाला जो प्रोसेस है वो खत्म कर दिया, कंपनीज एक्ट ने टेंडर ऑफर वाला सिलसिला खत्म कर दिया। वो कहता है कि कंपनी ने सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से जाके खरीदने। अब जब स्टॉक एक्सचेंज से खरीदने हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये किस कंपनी के बारे में कह रहा है, सिर्फ लिस्टेड कंपनी। अदर देन लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या चीजें होंगी वो अलग से हमें बताएगा। फिर वो कहता है ये जो ट्रेडी शेयर्स आपने खरीद के रखे हैं इनको डिस्पोज ऑफ करना है तो वो भी एज में बी स्पेसिफाइड। जगह जगह पे देखिए वो कह रहा है एज में बी स्पेसिफाइड, एज में बी स्पेसिफाइड। ये कहाँ पे स्पेसिफाइड है अभी हम जाके देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट वो क्या बात कर रहा है, हम रोड पे चलते जा रहे हैं, उसके रास्ते वो हमें बताता जा रहा है कि ये बात आई है इसके लिए भी आप साइड पे जाए, ये बात आई है इसके लिए भी वहां जाए, ये बात आई है इसके लिए वहां जाए। मेन चीज मैं आपको यहाँ पे बताई जा रहा है। अगली वो मेन चीज क्या बता रहा है, वो कहता है जहां पे परचेज आपने कर ली तो कंपनी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करेगी और उस रजिस्टर के अंदर ये पर्टिकुलर्स आपने लिखने हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपने परचेज किए हैं, कितनी कंसिडरेशन पे की है, मोड ऑफ परचेज क्या था। अब ये मोड ऑफ परचेज देखे पहले दो होते थे आपके, आपका स्टॉक एक्सचेंज या टेंडर ऑफर, ऊपर चेंज कर दिया है नीचे चेंज करना भूल गया है। फिर वो कहता है डेट ऑफ कैंसिलेशन, अगर आपने कैंसिल कर दिए या ट्रेडी शेयर रखे थे और दोबारा अगर इशू किया उनको परचेज करने के बाद तो क्या तरीका का अपना कितने हैं वो भी आपने बताना और किस रेट पे किए हैं। बोनस शेयर जितने इशू किए गए थे ट्रेडी शेयर्स के अगेंस्ट उसके बारे में बताएंगे, और ट्रेडी शेयर्स अगर कोई रिडीम हुए हैं अगर वो रिडीमेबल थे तो उसके बारे में बताएंगे, और अगर आपने खिलाफ वर्जी की तो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। यहां तक कोई परेशानी हो और जो क्वेश्चन माइंड में आए ना ओपनली पूछा करें, मतलब मुझे अच्छा लगा कि आप लोग सोच रहे हैं इसके ऊपर। जी प्राइवेट कंपनी को वाकई क्या जरूरत पड़ेगी बायबैक करने की, लेकिन उन्होंने इजाजत दे दी है कि आप करना चाहते हैं तो कर लें। थोड़ी सी आपको इस पे बारीकी में समझाऊंगा जब ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे कि उनको इस सेक्शन में आके क्यों इजाजत देनी पड़ी प्राइवेट कंपनी को। अच्छा जी, आपको बोनस शेयर का ट्रीटमेंट नहीं समझ आया, अभी हम देख लेते हैं जी, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, आपके लेट्स अज्यूम हम कहते हैं जनाब जो शेयर्स इशूड है, अब नंबर ऑफ शेयर्स की बात करने लगे, लेट्स अज्यूम हम कहते हैं जी 1 मिलियन शेयर्स कंपनी के इशूड है। अब आप बैलेंस शीट के अंदर जब जाते हैं आपने वहां पे शो किया हुआ है कि मेरे इतने शेयर्स इशूड है। लेट्स अज्यूम मैं कहता हूं हमने इस 1 मिलियन में से 10% शेयर्स रिडीम करके अपने पास रख लिए हैं, हमने बायबैक किए हैं, सॉरी रिडीम कह रहा हूं, बायबैक करके अपने पास रख लिए हैं। तो 1 लाख शेयर्स आपने रख लिया होगा जी, इतने शेयर्स आपके पास पड़े होंगे। अब टोटल शेयर्स इशूड आपके उतने ही रहेंगे जितने आपने इशू किए हुए थे, उसमें से जितने आपने बायबैक करके अपने पास रखे हैं ट्रेडी शेयर्स ये अलग से शो हो रहे होंगे। आपने इन शेयर इशू को कम नहीं करना, इनको कम करने का मतलब है आपने कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल करेंगे तो बायबैक करने के बाद आप इस 1 मिलियन को कहां पे ले जाएंगे, इसमें से आप लेस कर देंगे जनाब 1 लाख को, और आप कहेंगे मेरे टोटल जो शेयर अब इशूड है वो रिमेनिंग बच गए 9 लाख। लेकिन जब दूसरे ऑप्शन में जाना है आपने तो उस केस में क्या होगा, आप कहेंगे शेयर इशू मेरे उतने ही है, इतने मैंने अपने पास ट्रेडी शेयर के तौर पर रखे हैं। अब लेट्स अज्यूम कंपनी अनाउंस कर देती है जी बोनस इशू, आप कहते हैं जी 10% बोनस इशू कर रही है कंपनी। 10% बोनस इशू का मतलब होता है जितने आपके इशूड है उसका 10% आप नए शेयर इशू करेंगे। अब आपके जब बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हमारे जनाब टोटल जो इशूड है इंक्लूडिंग बोनस वो हो गए हैं 1.1 मिलियन। फॉलो किया थी बात आपने। अब मुझे बताएं ये जो 10% बोनस इशू है ये हुए हैं आपके 1 मिलियन शेयर्स पे, और इस 1 मिलियन के अंदर ये 1 लाख भी शामिल है जो आपने ट्रेडी शेयर्स के तौर पर रखे थे। तो अगर आप बोनस इशू को करें इसी को हम उठा के यहाँ पे ले जाते हैं तो अब हम कहते हैं हमारे टोटल शेयर हो गए जी 11 लाख। ये आपने बोनस इशू कर दिया। अब इस 11 लाख में से 1 लाख तो ट्रेडी शेयर्स थे, बाकी के जो आपके 9 लाख होंगे उसके ऊपर आपने जो ट्रेडी अपना बोनस शेयर देने थे वो तो होंगे इसमें से 90,000। क्या ख्याल है इस ट्रेडी शेयर्स के ऊपर जो 10,000 बोनस इशू बनेंगे उसका क्या करेंगे, किधर लेके जाएंगे उनको, क्या ख्याल है। अगर इसको नहीं इशू करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि आपने जो टोटल इशू कैपिटल है वो 1.1 दिखाया हुआ है, नीचे आप ट्रेडी शेयर आपके पास 1 लाख पड़े हुए हैं, मार्केट के अंदर आपके डिफरेंट है, तो टोटल 1.1 तो नहीं पड़ेंगे आपके बन रहे होंगे शेयर। क्या ख्याल है, फॉलो कर रहे हैं बात को। इसका भी जो 10% शेयर हैं
जो 10,000 शेयर इसके बनेंगे, इसको आप पूरे करेंगे। अब आप देखें इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो दोनों की रेशो देखिए सेम रही है। 11 लाख उसमें से 1,10,000 ट्रेडी पड़े। इसी तरह यहाँ पे 1 मिलियन थे, उसमें से आपके पास 100,000 ट्रेडी शेयर पड़े थे। ये किसी को कोई परेशानी? अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट था रिडेम्पशन वाला। रिडेम्पशन वाला तो हमारा एक इजी पॉइंट है कि, एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, तो अब जो रिडेम्पशन होती है उसकी, लेट्स अज्यूम हम कहते हैं कि ये जो शेयर्स आपने इशू किए थे ये रिडीमेबल थे, और उसी रिडीमेबल की क्लास में से आपने कुछ उठा के अपने पास बाय बैक किए हुए थे। अब जब इनको रिडेम्पशन की तरफ जाना है, अब आपने खत्म करने हैं, तो जो बाहर वाले शेयर्स होंगे उनको आप पैसे पे कर रहे होंगे जो आपने पहले ही अपने पास खरीद के रखे हुए हैं। तो क्या सारा आपकी रिडीमेबल क्लास खत्म हो जाए और नीचे आपके ट्रेडिंग शेयर वैसे ही शो होते रहेंगे? उन्होंने भी तो खत्म होना है ना, तो उनको भी आपने बिल्कुल वैसे ही खत्म कर देना जिस तरह आप बाहर वाले शेयर को खत्म कर रहे हो। क्लियर है जी? नहीं जी, आगे फिर। अच्छा जी, ये जनाब आपके सामने आ गई हैं रेगुलेशंस। और मजे की बात ये है कि ये रेगुलेशंस हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी के बारे में। ये इस सेक्शन में चेंज आने से पहले की रेगुलेशंस हैं, और चूंकि सिर्फ लिस्टेड कंपनी को इजाजत होती थी तो उन्होंने लिस्टेड के लिए ही रेगुलेशंस बनाई थी। इसलिए इनका नाम भी वही है कि लिस्टेड कंपनीज बाय बैक ऑफ शेयर रेगुलेशंस 2019। तो हमारी जिंदगी अभी तक आसान है कि अदर देन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर अभी तक उसने मजीद हमें कोई बात नहीं बताई है जो हमें करनी है। एक मिनट दीजिएगा। अच्छा जी, जिन लोगों के पास ओल्ड बुक मौजूद है उन्होंने ये इंश्योर कर लेना है कि ये रेगुलेशंस अपडेट हो गई हैं। तो इसकी अपडेट्स आप लोगों के पास आ गई हैं या नहीं आई, इसकी अपडेट्स आप लोगों ने इंश्योर कर लेनी है। अच्छा जी, ये है जनाब आपकी लिस्टेड कंपनीज की बाय बैक ऑफ शेयर्स की रेगुलेशंस। 2019 में ये रेगुलेशंस आई थी, और देखिए उसने कहा है कि सेक्शन 88 कंपनीज एक्ट का जो है वो आपको बताता है बाय बैक का। कुछ उसने चीजें बताई हैं जो डेफिनेशन हैं, हम रेगुलेशन आगे पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब वो कह रहा है जी परचेजिंग कंपनी जो बाय बैक करने जा रही है, ये जब अपना पब्लिक को अनाउंस करती है, लिस्टेड कंपनी है तो उन्होंने अनाउंस करना है पब्लिक को कि हम शेयर बाय बैक करने जा रहे हैं, जो आप में से बेचना चाहता है उसको पता हो। तो पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए की जो टर्म है उसी अनाउंसमेंट के लिए यूज होगी। नेक्स्ट जनाब परचेजिंग कंपनी, जो कंपनी बायबैक करने जा रही है, परचेज पीरियड वो कहता है रेगुलेशन 7 में मैंने जाके आपको बताया है। ट्रेडी शेयर्स का वो आगे आके एक्सप्लेन कर रहा है कि शेयर परचेज एंड हेल्ड बाय द परचेजिंग कंपनी इन इट्स ओन नेम, अपने नाम के नाम पे इन्होंने जो शेयर्स रखे हुए हैं। छोटी सी रेगुलेशन है जी, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजों को याद रखना है आपने इसमें। अब आता है वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे कि कौन सी लिस्टेड कंपनी, उसने कह तो दिया वहां पे कि जनाब लिस्टेड कंपनी भी परचेज कर सकती है, अदर देन लिस्टेड भी कर सकती है। लिस्टेड के लिए जब आया तो कहा कौन सी लिस्टेड कंपनी परचेज कर सकती है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी उसने कहा कि जनाब वो एलिजिबल होगी सिर्फ उस सूरत में अगर ये लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 ईयर। 3 साल हो चुके हैं इसको लिस्ट हुए, फिर ये बायबैक कर सकती है। ये नहीं है कि आपने कल शेयर इशू किए हैं और आज आप बायबैक की तरफ चल पड़े। आपको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुए कम से कम 3 साल के टाइम हो चुका हो। अब इस तरह की चीजें आपने याद रखनी है। 3 साल हो चुके हो आपको लिस्ट हुए, फिर आप बायबैक की तरफ जा सकते हैं। अब आगे वो कह रहा है इट इज कंप्लाइंट विद द मिनिमम कैपिटल और इक्विटी रिक्वायरमेंट
या कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है इफ एनी आफ्टर द परचेज। अभी आप में से किसी का क्वेश्चन आया था फ्री फ्लोट के ऊपर, यहाँ पे उसने कुछ चीजें ओमिट की हैं। ये देखिए यहाँ पे आके उसने फ्री फ्लोट वाली बात खत्म कर दी है। अगर आप नीचे देखें, हमेशा लॉ में अगर आपके पास विद चेंजेस लॉ मौजूद हो तो जो उसने रेफरेंस दिया होता है ना यहाँ पे ओमिटेड, और साथ उसने छोटा सा लिखा हुआ है थ्री। थ्री का मतलब है कि नीचे पेज के एंड पे आके देखे, एक लाइन लगा के नीचे वो बता देता होता है कि किस चीज को यहाँ से खत्म किया गया। तो थ्री में जब आए तो उसने कहा ये वर्ड्स आपके ओमिट किए गए, कौन से थे? कि फ्री फ्लोट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज जो लिस्टिंग रेगुलेशन के अंदर बताई गई है। उसने पहले एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हमें कहा था कि फ्री फ्लोट की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है। अब होता क्या था, रूल बुक के अंदर एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ था, एक दौर था 25% फ्री फ्लोट के बारे में। अब वहां पे भी फ्री फ्लोट की शर्त उन्होंने खत्म कर दी है। उन्होंने कंपनी के पेड अप कैपिटल के साथ लिंक कर दिया है कि इतना पेड अप कैपिटल होगा कंपनी का तो इतना फ्री फ्लोट होना चाहिए, इतना पेड अप कैपिटल होगा तो इतना होना चाहिए। तो वो चीज हम वहां पे जाके देखेंगे। इन रेगुलेशंस में उसने इसको खत्म कर दिया है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा है ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है चीज, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनको तो मसला ही नहीं है जी। तो वो कहते हैं मिनिमम कैपिटल या इक्विटी की रिक्वायरमेंट कुछ टाइप ऑफ कंपनीज होती है, हमने भी अपने सिलेबस में आगे जाकर पढ़नी है, जिनके लिए मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे बैंकिंग कंपनीज हैं, जैसे एनबीएफसीज हैं। इन्होंने अगर बिजनेस करना हो तो इनके लिए एक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट रखी थी, कम से कम इतना कैपिटल चाहिए। वो कहता है आप उतने कैपिटल से अगर बिजनेस कर रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज पे आपकी कंपनी लिस्टेड है, तो आप अगर बाय बैक करने जा रहे हैं शेयर्स, तो उस मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखना है आपने। उससे आप डेविएट ना कर जाए, मतलब उसकी कॉन्ट्रावेंशन ना हो रही हो कि मिनिमम कैपिटल से भी आप नीचे चले जाए। फॉलो कर रहे हैं जी बात को? अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया। वो कह रहे हैं अगर उन्होंने ऑब्टेन किया अप्रूवल, ये मैंने आपको कहा डिफरेंट है सही साहब। अगर बैंक्स में जाएंगे, बैंकिंग कंपनीज के लिए डिफरेंट होगी मिनिमम इक्विटी की रिक्वायरमेंट। एनबीएफसीज वहां पे जाके भी टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से डिफरेंट है। इंश्योरेंस कंपनीज वहां पे जाके भी टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से मिनिमम इक्विटी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। इसलिए उन्होंने यहाँ पे कहा है कि जो रेलिवेंट आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी मिनिमम कैपिटल की या लाइसेंस जो एंटिटी आपको दे रही है उनकी तरफ से, उसको आपने फुलफिल करना है। फिर वो कह रहे हैं जी मेंबर्स का अप्रूवल आपने लेना है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ करना है। फिर वो कहते हैं जनाब बोर्ड ने अंडरटेकिंग देनी है, क्या देनी है कि फंड जो इस परचेज के लिए है वो कंपनी के पास अवेलेबल है। जो फंड हमें चाहिए वो कंपनी के पास अवेलेबल है, और परचेज करने के बाद परचेजिंग कंपनी इस काबिल जरूर होगी कि अगले आने वाले एक साल में जो 12 महीने हैं, अगले 12 महीने में जो मेरी लाइबिलिटीज हैं वो मैं पे करने के काबिल होगी। कंपनी की जेब में आज पैसे आए और कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को देखे बगैर फौरी तौर पे शेयर बायबैक कर ले और पता चले महीने बाद जो लोन पे करना था उसके पैसे नहीं है, तो कैसा लगेगा? कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी। तो अंडरटेकिंग किस चीज की देनी है कि पैसे भी मौजूद हैं और ये पैसे बायबैक में यूटिलाइज करने के बाद अगले 12 महीने में आने वाली जो हमारी लाइबिलिटीज हैं हम वो भी पे कर लेंगे। अब जरा एग्जामिनर बन के सोचें, ये दोबारा से एक पॉइंट छोटा सा उसने बताया, लेकिन इसके अंदर भी एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है जो आपसे टेस्ट कर सकता है। बीइंग अकाउंटेंट सोचें कि आपको कैसे पूछेगा वो 12 महीने में आने वाली लाइबिलिटीज कौन सी लाइबिलिटीज होती है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज जिसको हम कहते हैं। तो वो आपके सामने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन रखेगा, साथ उसके एसेट्स होंगे जो लिक्विड एसेट्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। फिर आपसे फैसला करवाएगा कि बताएं कंपनी इतने परचेज करना चाहती है, इतना पैसा उसमें लगेगा, क्या बाय कर सकती है। फिर आपने देखना होगा कि करंट लाइबिलिटीज कंपनी की पे करने के काबिल जरूर हो। क्लियर है जी? अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहे हैं जनाब ये जो परचेजिंग कंपनी है शेल नॉट बी ऑन द डिफॉल्ट काउंटर। डिफॉल्ट काउंटर होता है जनाब लिस्टेड कंपनी जो सॉरी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो कंपनीज लिस्ट होती हैं, इनमें से कुछ कंपनीज ऐसी हरकतें करती हैं कि इनके लिए एक अलग से काउंटर बना दिया जाता है, उस काउंटर में इनका नाम डाल दिया जाता है, ये जी डिफॉल्टर कंपनी है। यहाँ पे डिफॉल्ट का मतलब ये नहीं होता कि डिफॉल्ट कर गई, और हमने आज तक डिफॉल्ट का मतलब यही समझा है जो पैसे में डिफॉल्टर हो गया हमने कहा ये डिफॉल्ट कर गया। तो डिफॉल्टर सिर्फ पैसे में नहीं होता, अगर उसकी किसी रेगुलेशन के अगेंस्ट आ रहे होंगे, उनकी बात नहीं मान रहे होंगे, तो भी इसको कहते होते हैं कंपनी डिफॉल्ट कर रही है, हम आपका नाम डिफॉल्टर काउंटर में डिफॉल्ट काउंटर के अंदर लिख देंगे। तो कंपनी का नाम डिफॉल्ट काउंटर के अंदर नहीं होना चाहिए जी। कैश अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें एक पेट रूल ये नहीं है, अगर आपको वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि ये कैश अवेलेबल है और इसके बाद कैश आपके पास कोई नहीं आने वाला, तो फिर आपको वहां पे बताना पड़ेगा। इस तरह के पॉइंट पॉइंट पे आपने जाके उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आपने उसको एड्रेस करना है कि मौजूदा जो कैश है ना आपका वो इस काबिल नहीं है कि आप ये बायबैक भी कर लें और अगले 12 महीने में अपनी लाइबिलिटीज भी पे कर लें। तो कंपनी अगर कंपनी के पास कैश अवेलेबल होना है, आगे आना है, कोई ऐसे एसेट नजर आ रहे हैं, मौजूदा तो नहीं नजर आ रहे, तो फिर डायरेक्टर उसकी अंडरटेकिंग देंगे। अंडरटेकिंग मांगी इस वजह से नहीं कि डायरेक्टर ने कहना है कि हमारे पास कैश आ जाएगा लाइबिलिटीज पे करने के लिए। कभी भी ऐसे नहीं होता कि कंपनी अपने 12 महीने के एसेट्स अपना लाइबिलिटीज का कैश फौरी अपने पास रखे। तो अंडरटेकिंग उनसे इसलिए मांगी जा रही है। तो आपसे अगर इस तरह की चीज देके पूछा जाए तो आपने इस पॉइंट को हाईलाइट जरूर करना है, उसके मार्क्स होते हैं कि करंट लाइबिलिटीज कंपनी की ज्यादा है, कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा वो लाइबिलिटीज अपनी पे कर ले। क्लियर है जी? नेक्स्ट जनाब वो कह रहे हैं कंपनी डिफॉल्टर काउंटर पे नहीं होगी और कंपनी ने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, ये ऑडिटर आपका लिख के सर्टिफाई करके देगा। यहाँ पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उन्होंने पावर दे दिया, ये भी नई रिक्वायरमेंट आई है, इससे पहले नहीं थी। वो क्या कहते हैं ऑडिटर आपका एक सर्टिफाई करेगा, सर्टिफिकेट लिख के देगा कि कंपनी ने किसी डेट इंस्ट्रूमेंट पे कोई डिफॉल्ट नहीं किया, अपनी कंपनी ने तमाम लोन्स टाइमली पे किए हुए हैं। नेक्स्ट आ गया जनाब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है परचेजिंग कंपनी का, वो इन सूरतों में रिकमेंड नहीं करेगा। छोटी छोटी बातें हैं, हर बात पे सिनेरियो बन सकता है। वो कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो परचेजिंग कंपनी का शेल नॉट प्रपोज और रिकमेंड अ परचेज किस किस केस में, इफ द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स हैज स्टार्टेड। अगर कंपनी की वाइंडिंग अप स्टार्ट हो चुकी है तो बोर्ड की तरफ से बायबैक का कोई रिकमेंडेशन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई अरेंजमेंट, कंप्रोमाइज, रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर या डी मर्जर की स्कीम अप्रूव की गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, तो उसके साथ फिर फौरी तौर पे बायबैक का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। कंपनी का एक पहले अरेंजमेंट, कंप्रोमाइज चल रहा है या कोई रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर चल रहा है, ये सारी अरेंजमेंट, रिकंस्ट्रक्शन, इसका हमारा एक अलग से टॉपिक मौजूद है, वहां पे पढ़ेंगे जाके।
कि कंपनी की जब अरेंजमेंट या कंप्रोमाइज होता है तो उस केस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई प्रपोजल बोर्ड ने अप्रूव किया है तो उस दौरान आपने बायबैक का ऑप्शन नहीं देना, बशर्त ये कि ये बायबैक उसी प्रपोजल का हिस्सा हो। जो अरेंजमेंट कर रहे हैं, जो कंप्रोमाइज या रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर उसी रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट है आपकी ये जो शेयर्स की बायबैक है, तो आप प्रपोज करें, अदरवाइज इस दौरान आप प्रपोज नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट है जी, वो कहता है अगर पब्लिक ऑफर फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी हो चुकी हो अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट। ये हमारा टॉपिक है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमने पढ़ना है कि पब्लिक ऑफर फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या होती है। यहाँ पे आपको हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन में दूं। लिस्टेड कंपनीज के केस में अगर किसी बंदे ने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स एक एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा परचेज करने हो तो उसको उसकी अनाउंसमेंट करके परचेज करने पड़ते हैं। इस तरह यहाँ पे कंपनी बायबैक करके अनाउंसमेंट कर रही है ना, बायबैक करने के लिए, तो उस बंदे को भी एक पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है कि मैं फलां कंपनी के इतने शेयर परचेज करने जा रहा हूँ जो कि टोटल शेयर का इतने परसेंट बनते हैं। वो पूरा एक अलग से हमारा टेक ओवर वाला टॉपिक है, सिक्योरिटीज एक्ट में है, उसकी रेगुलेशन है, वहां पे पढ़ेंगे। तो कोई बंदा अगर ये पब्लिक अनाउंसमेंट करके बैठा है कि मैं फलां कंपनी के शेयर्स बाय करने जा रहा हूं, उस पब्लिक अनाउंसमेंट के बाद जब तक उसका प्रोसेस कंप्लीट ना हो तब तक कंपनी अपने शेयर्स बाय बैक करने की ऑफर नहीं कर सकती और बोर्ड की तरफ से इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं जानी चाहिए। क्लियर है जी। नेक्स्ट वो कहता है जनाब, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एन अर्लियर जनरल मीटिंग इन विच परचेज वाज डिसअप्रूव्ड बाय मेंबर्स। लेट्स अज्यूम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक रिकमेंडेशन आई मेंबर्स को कि शेयर जनाब हमने बाय बैक करने, बोर्ड ने अपना, मेंबर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया, मेंबर्स की तरफ से स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए था, मेंबर्स ने उसको अप्रूव नहीं किया। अब नहीं किया तो उसके बाद आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि बोर्ड दोबारा से अगले महीने मीटिंग बुला ले या रिजेक्शन के बाद फौरन बाद दोबारा मीटिंग बुला ले और मेंबर से कहे कि हम जनाब बायबैक करना चाहते हैं। अगर मेंबर्स ने एक दफा रिजेक्ट कर दिया है तो फिर 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, 6 महीने बाद दोबारा आप मेंबर्स के पास आएंगे। क्लियर है जी। अब चीजें याद रखनी शुरू करनी है आपने इसमें कि इसके ऊपर भी एक सिनेरियो बना के पूछ सकता है, फलां डेट पे ये हुआ था, मुझे बताएं कंपनी परचेज कर सकती है या नहीं कर सकती शेयर। अच्छा जी, अब इन तमाम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए कंपनी आखिरकार बायबैक पे पहुंच गई। उन्होंने कहा हाँ जी हम लिस्ट हुए भी इतना अर्सा हो गया, हम अपनी मिनिमम इक्विटी की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेंगे, हम जनाब कोई पब्लिक ऑफर भी नहीं हुई, हमारे मेंबर्स ने पिछले 6 महीने में रिजेक्ट भी नहीं किया हुआ, अब हम कर सकते हैं जी बायबैक। बायबैक जब कर सकते हैं तो उसके लिए वो कहता है, फिर अब आपको प्रोसीजर बता रहा है कि क्या प्रोसीजर होगा। पहले तो उसने बता दिया कि बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन आएगी और बोर्ड ने फिर मेंबर से अप्रूवल लेना है। तो जो जनरल मीटिंग है जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास करनी है, वो कहते हैं इट शैल बी हेल्ड नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जिस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास की है, ये डिसीजन लिया है, उसके 45 डेज के अंदर अंदर, मैक्सिमम 45 डेज है, उसके अंदर अंदर आपने मेंबर्स की मीटिंग कंडक्ट कर लेनी है और उनसे स्पेशल रेजोल्यूशन उसमें पास करवा लेना है। अगली बात वो कहते हैं जो परचेजिंग कंपनी है ये एक पब्लिक अनाउंसमेंट करेगी। पब्लिक अनाउंसमेंट होगी आपकी स्पेशल रेजोल्यूशन होने के बाद। पहले बोर्ड ने ओके किया, फिर मेंबर से ओके करवाना है। अगर मेंबर ओके करेंगे तो फिर पब्लिक को आपने अनाउंस करना है कि हम जनाब शेयर अपने बायबैक करने जा रहे हैं, जो आप में से बेचना चाहता है कर दे। और ये पब्लिक अनाउंसमेंट होनी है जनाब विद इन 2 वर्किंग डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। जब स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास की तो उसके 2 दिन के अंदर अंदर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है, डिले नहीं करनी है चीजें। पहले आपने बीओडी की मीटिंग की, उसके 45 डेज के अंदर अंदर आपने मेंबर्स की मीटिंग की, मेंबर्स की मीटिंग के 2 दिन के अंदर अंदर फिर आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है शेयर बायबैक करने के लिए। क्लियर है जी। फिर वो कहते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं परचेज करने से पहले एक ऑफिसर अपना ऑथोराइज करेंगे उसको, जिसने मैनेजर टू द ऑफर के तौर पे काम करना है, जो तमाम कंप्लाइंस और लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। मतलब ऐसे नहीं है कि कंपनी में हर बंदा हर काम देख रहा हो। इस सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाएगा कि कंपनी के तमाम बायबैक की कंप्लाइंस उसने करनी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमूमन इसको देख रहा होता है, उसके साथ कंपनी सेक्रेटरी होता है, सारा कुछ उसने करना होता है, जो कम्युनिकेशन करनी है, जो पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, जो कंप्लाइंसेज हैं सारी वो खुद चेक कर रहे होते हैं कि कंप्लाइंस कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है। क्लियर है जी। अब आए जनाब ऑथोराइज ऑफिसर, सारे प्रोसेस अभी उसने जो बताना है उसको साइड पे करके वो ऑथोराइज ऑफिसर पे आ गया। कहता है जनाब जब आपकी ये परचेज क्लोज हो जाएगी, आपने अनाउंसमेंट कर दी, परचेज के दौरान क्या हुआ वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी परचेज क्लोज होगी तो विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ परचेज पीरियड, जो परचेज पीरियड आपने स्टार्ट में डिफाइन किया था, ये जो आपका ऑफिसर है ये एक फाइनल रिपोर्ट बनाएगा परचेज के ऊपर और ये रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कमीशन को और स्टॉक एक्सचेंज को। और इन तमाम चीजों का फॉर्मेट वो हमें पे दे रहा है। वो कहता है पब्लिक अनाउंसमेंट का फॉर्मेट भी मैं बताऊंगा आपको, फिर जनाब जो आपने रिपोर्ट जमा करवानी है उसका फॉर्मेट भी कहता मैं बताऊंगा आपको, शेड्यूल 4 के अंदर है। अब देखें 5 को उसने कहा जी मैंने ओमिट कर दिया, अब नीचे आके ओमिट को देखें तो ये सारा प्रोसेस पहले शामिल होता था, अब आपके सिलेबस में से निकल चुका है, ये जो आपके सामने हाईलाइटेड है। क्योंकि उसने टेंडर ऑफर खत्म कर दिया है तो 5 पे था ही टेंडर ऑफर, तो वो टेंडर ऑफर अब आपका खत्म हो चुका है। अब आपकी है ही ये जो प्रोसीजर फॉर परचेज है ये जनरल है, उसके बाद अब आगे आ गया परचेज प्रोसीजर थ्रू सिक्योरिटीज एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जब आप परचेज करने जा रहे हैं तो क्या प्रोसीजर होगा। वो कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज से आपने ये जो परचेज करनी है उसके लिए ऊपर वाले जो 4 स्टेप्स आपको बताए हैं 5, वो तो करने ही करने, फिर बोर्ड अप्रूव करे, फिर मेंबर से अप्रूव करवाएं, फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करें। उसके साथ इन एडिशन टू दोज आपने कौन से प्रोसीजर है जो फॉलो करना है। वो कहता है जी परचेज आपने ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम से करनी है। जिस आपने से अगर कोई बंदा स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करता हो तो उसको आइडिया होगा, लाइव सिस्टम आपके सामने चल रहा होता है। जिस तरह बाइंग परचेजिंग होती थी पुराने दौर में फिजिकली, अब यहाँ पे सिस्टम पे बैठ के होती है। आप अपना ऑर्डर परचेज का लगाते हैं, लोग सेलिंग का लगाया होता है, जहाँ पे प्राइस आपकी आपस में मैच करती है, शेयर आपके पास आ जाते हैं।
तो उसी ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू आपने शेयर परचेज करने हैं। ये जो परचेजिंग कंपनी है, इसने एक अकाउंट ओपन करना है, उस अकाउंट को नाम दिया जाता है इन्वेस्टर अकाउंट सर्विस का। सीडीसी के पास जाके इन्होंने ओपन करना है। सीडीसी के पास जिस भी बंदे ने ट्रेडिंग करनी होती है स्टॉक मार्केट में, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, उसको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के पास जाके। तो सीडीसी के पास इन्होंने जाके इन्वेस्टर अकाउंट सर्विस ओपन के थ्रू एक अकाउंट ओपन करना है सीडीसी के पास, जिसका मकसद ही बायबैक होगा। ये जो ऑथराइज ऑफिसर साहब है ना, जिसको अपॉइंट किया गया था बाय करने के लिए, ये एक सब अकाउंट ओपन करेगा इस परचेजिंग कंपनी का किसी लाइसेंस ब्रोकरेज हाउस के पास। एक ब्रोकर के पास जाएंगे, आप एक सब अकाउंट ओपन करेंगे जिसको सिर्फ यूटिलाइज किया जाएगा फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ड्यूरिंग दिस परचेज पीरियड। ये अकाउंट मतलब एक अकाउंट से पहले एक काउंटर आपको मिल जाता होता है, उस काउंटर पे बैठ के आप फिर शेयर्स बाय बैक करते आते हैं अपने मार्केट में। जो लोग आपके मेंबर्स मौजूद हैं वो अगर सेल करेंगे तो आप साथ साथ शेयर उनसे परचेज करते आएंगे। और याद रखना है, जब कंपनी के शेयर्स कंपनी को बाय बैक करने की तरफ जाती है ना, तो शेयर्स की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि कंपनी ने अगर जितने नंबर ऑफ शेयर उसने ज्यादा परचेज करने होंगे, उस शेयर की मार्केट वैल्यू उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि डिमांड मार्केट के अंदर अचानक से आई होती है जो कि इससे पहले मौजूद नहीं थी। फिर वो कहते हैं जनाब परचेज कंपनी जो है ना, ये इंश्योर करेगी कि सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है ये जो परचेज आप कर रहे हैं उसके लिए डेजिग्नेटेड क्लियरिंग बैंक अकाउंट के अंदर। क्लियरिंग बैंक अकाउंट होता है जो आपका सीडीसी के अकाउंट के साथ लिंक होता है। जब आप शेयर परचेज करते हैं तो इस क्लियरिंग बैंक अकाउंट में से आपके पैसे कट जाते होते हैं। फिर वो कहता है जनाब परचेजिंग कंपनी जो है ये स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करेगी जो शेयर परचेज ये कर रहे हैं किस प्राइस पे परचेज कर रहे हैं, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से एट द एंड ऑफ डे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कंपनी ने इतने शेयर बायबैक कर लिए हैं, आज इतने किए हैं, इस प्राइस पे किए हैं। तो जितने शेयर डेली बेस करते जाएंगे ये उस ब्लॉक्ड आईएस अकाउंट में, इन्वेस्टर अकाउंट सर्विस वाला जो अकाउंट था सीडीसी के पास आपने ओपन किया था, उसमें रखते जाएंगे। और अब सीडीसी ने ये इंश्योर करना होता है कि ये जो शेयर्स हैं ये ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर मौजूद रहें जब तक कंपनी डिसाइड नहीं कर लेती ट्रेडी शेयर्स को सेल करने का या इसको कैंसिल करने का, जो भी डिसीजन हो ब्लॉक्ड अकाउंट के अंदर मौजूद रहेंगे। इन शेयर्स को फिर आप तब तक उस अकाउंट से निकाल नहीं सकेंगे जब तक आप डिसाइड नहीं कर लेते दोबारा से इनको मार्केट में सेल करने के लिए। जैसे प्रोसीजर आया वैसे ही परचेज पीरियड आया, और परचेज पीरियड में भी जब आप आए तो टेंडर ऑफर वाला खत्म हो चुका है। स्टॉक एक्सचेंज में जब आप आए हैं तो वहां पे आके आपने जो ओपन मार्केट से आप परचेज कर रहे हैं, तो परचेज पीरियड एक एक मैक्सिमम लिमिट उन्होंने आपको बता दी है कि इतने दिन मैक्सिमम आपके पास है, उतने आपने परचेज कर लेने हैं जितने आप परचेज कर सकते हैं, या अगर उससे पहले आपकी वो लिमिट पूरी हो जाती है जितने आप बायबैक करना चाहते हैं तो तब तक आपका परचेज पीरियड होगा। कितना है जी? वो कहते हैं ये स्टार्ट होगा नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट और क्लोज होगा विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्टार्ट इसने होना है पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट से, पब्लिक अनाउंसमेंट के साथ लिंक किया उसने कि नॉट लेटर देन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। जब हम देखते हैं ना पब्लिक अनाउंसमेंट, तो उसके साथ सातवें दिन जाके आपकी शुरू हो जाती है, मैक्सिमम 7 days का गैप होता है। तो वहां से आपका बायबैक का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और जब आपने एंड करना है इसको तो उसने ये नहीं कहा कि 180 days आपके जब से स्टार्ट हो तब से 180 days, उसने कहा नहीं, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके 180 days के अंदर अंदर आपका ये परचेज पीरियड खत्म हो जाना चाहिए, या अगर उससे पहले आपने परचेज कंप्लीट कर लिया है, विच एवर इज अर्ली। क्लियर है जी? अच्छा जी, उसके बाद आई है परचेज पीरियड के बाद परचेज प्राइस। परचेज प्राइस में भी जब आए हैं तो वो कहता है जी स्टॉक एक्सचेंज से जब आपने लेना है कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, स्पॉट प्राइस पे जाकर खरीदें जिसपे लोग आपको बेच रहे हैं, मार्केट खुद ये प्राइस डिटरमिन कर रही है। लेकिन वो कहता है इसके अंदर वो शामिल नहीं है परचेज जो आप निगोशिएटेड डील से खरीदते हैं जाके। मार्केट में आपकी डील्स ऑफ द मार्केट भी चल रही होती हैं कि लोगों के पास शेयर मौजूद होते हैं, वो ऑफ द मार्केट भी आपको सेल कर देते हैं। तो ऑफ द मार्केट जो आप खरीद रहे हैं उसके लिए आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मार्केट में जो आप ओपनली खरीद रहे हैं वहां पे जाके आपको स्पॉट या करंट प्राइस पे शेयर परचेज करने होते हैं। क्लियर है जी भाई साहब? सो तो नहीं गए? समझ भी आ रही है या इधर उधर से गुजर रही हैं चीजें? अभी तक तो आसान है ना जिंदगी, प्रोसीजरल चीजें ज्यादा है, एलिजिबिलिटी में कुछ चीजें थी। अब आया जनाब ट्रेडी शेयर्स की बात कि मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ ट्रेडी शेयर्स। ये मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ ट्रेडी शेयर्स का मतलब ये नहीं है कि कितने अरसे के लिए रखने हैं, मैक्सिमम कितने बायबैक करके अपने पास ट्रेडी के तौर पे रख सकते हैं। ऐसा ही ना हो कि कंपनी अपने शेयर्स इशू करके उसमें से मैक्सिमम पोर्शन उसने ट्रेडी शेयर्स के तौर पे अपने पास खरीद के रखा हो। तो याद रखना है हमेशा, कंपनी को उन्होंने मैक्सिमम जो लिमिट दिया है वो 20% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल की दी है, कि मैक्सिमम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपनी 20% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल का ट्रेडी शेयर्स के तौर पे रख सकती है, इससे ऊपर नहीं रख सकती। अगर ट्रेडी शेयर्स आपके पास 20% पड़े हो तो फिर आप उससे ज्यादा मजीद और परचेज करके नहीं रख सकते, और 20% ऑफ टोटल इशूड कैपिटल की बात हो रही है। क्लियर है जी? फिर वो कहता है जहां पे परचेज कंपनी की डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स हो, तो उस केस में जो ट्रेडी शेयर है फॉर एनी क्लास shall not exceed 20% ऑफ टोटल इशूड एट एनी टाइम एंड पेड अप शेयर्स ऑफ सच क्लास ऑफ शेयर्स। ये 20% की लिमिट एग्रीगेट शेयर्स के ऊपर भी है और क्लास ऑफ शेयर्स के ऊपर भी है। लेट्स अज्यूम कंपनी ने अगर शेयर इशू किए हैं चार तरह के, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, तो तीनों क्लासेस में हर क्लास में भी 20% से ज्यादा नहीं जा सकते आप, और ओवरऑल कंपनी के पेड अप कैपिटल के भी 20% से ज्यादा नहीं जा सकते आप। फॉलो किया जी बात आपने? इसमें तो कोई परेशानी नहीं है जी। टोटल कैसे ज्यादा होगा? टोटल भी तो आपका इन्हीं क्लासेस को मिलकर बन रहा है ना।
क्या ख्याल है? यहां बताने का मकसद ये था कि आप टोटल के 20% को देखते रहें और पता चले उस क्लास की 20% वाली लिमिट आपकी क्रॉस हो चुकी हो। टोटल पेड अप कैपिटल का एक क्लास ऑफ शेयर आपके टोटल पेड अप कैपिटल का 20% ना हो, आप बायबैक करने की तरफ चले जाए, उस क्लास के आप सारी परचेज कर लेंगे, फिर भी आपके टोटल पेड अप कैपिटल का 20% नहीं बन रहे हो, तो क्लास खत्म हो जाएगी। तो 20% वाली लिमिट ओवरऑल भी देखनी है और विद इन दैट क्लास भी देखनी है आपने। ओके। फिर वो कह रहे हैं जनाब परचेजिंग कंपनी के नाम पे होंगे, सीडीसी के ब्लॉक्ड अकाउंट में होंगे, फ्रीज फॉर्म में, वो हमने पहले पढ़ लिया चीज। नेक्स्ट आ गया जनाब, अब ये ट्रेडी शेयर्स आपने खरीद लिए और इन ट्रेडी शेयर्स के अगेंस्ट आपको लोन लेने चले गए। कहते हैं इनको कोलेटरल के तौर पे आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं देना, कि देखिए हमारी शेयर हमारे पास पड़े हैं, बैंक हमें लोन देना चाहता है तो हमारे शेयर ही कोलेटरल के तौर पे रख के दे दे। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने ही शेयर्स को कोलेटरल के तौर पे रखवा के आपने लोन नहीं को लेना। फिर वो कहते हैं जो शेयर्स आपने फुली पेड बोनस शेयर्स के तौर पे देने हैं, जो भी हम पढ़ के आए हैं ट्रेडी शेयर में, उनको ट्रेडी शेयर्स के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और उनको उसी सीडीसी के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा जहां पे आपके ट्रेडी शेयर्स ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा जी, अब आगे है इसी कंपनी के ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है। वो कहते हैं परचेजिंग कंपनी स्टॉक एक्सचेंज और कमीशन को फौरी तौर पे बताएगी डिसीजन उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो लिया है रिगार्डिंग रिकमेंडेशन ऑफ द परचेज ऑन द डे द डिसीजन इज मेड। वहां पे उसने थोड़ा सा टाइम हमें दिया था, यहाँ पे वो कह रहा है जिस दिन डिसीजन लिया उसी दिन बताना पड़ेगा, क्योंकि अब ये स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनी के बारे में बात करने आ गया ना, तो लिस्टेड कंपनी में तो मैंने कहा है दिन का गैप नहीं होता, जो डिसीजन लेते हैं आपको उसी दिन इन्फॉर्म करना पड़ता है। बीओडी ने जो डिसीजन लिया होता है स्टॉक एक्सचेंज को तो कम से कम फौरी तौर पर आपको भेजना पड़ता है कि ये डिसीजन लिया जी हमने। फिर वो कहते हैं जो पब्लिक अनाउंसमेंट है, फॉर्मेट आपको शेड्यूल 2 के अंदर बताया है, वो उन्होंने करनी है एटलीस्ट 2 डेली न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने वो पब्लिक अनाउंसमेंट देनी है, एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर होगा, कम से कम 7 दिन पहले बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ परचेज पीरियड। अब दो चीजें यहाँ पे आपस में उसने जो जो बातें की, आपने पढ़ने की तरफ जाना है ना तो थोड़े से कंफ्यूज होना है कि सर यहाँ पे वो कह रहा है पब्लिक अनाउंसमेंट आपकी हो जानी चाहिए एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ परचेज पीरियड। परचेज पीरियड के कम से कम 7 दिन पहले आपने पब्लिक अनाउंसमेंट कर देनी है। अभी ऊपर हम बात पढ़ के आए थे और उसने कहा था कि जो परचेज पीरियड है ये आपका स्टार्ट होगा नॉट लेटर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। कि एक जगह पे उसने कहा परचेज पीरियड और पब्लिक अनाउंसमेंट को आपस में 7 डेज का कहा कि नॉट लेटर देन 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे उसने कह दिया है कि जनाब जो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर में एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ परचेज पीरियड करनी है। तो यहाँ जब दोनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दिन फिक्स कर दिए उसने 7 पे कि पब्लिक अनाउंसमेंट की है तो उसके 7 दिन बाद आपका परचेज पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट वो आ गया जनाब, वो कहता है कैंसिल द शेयर्स विद इन 10 डेज आफ्टर क्लोजिंग ऑफ परचेज पीरियड, अगर आपने कैंसिलेशन के लिए की है। ज्यादा बात वो ट्रेडी शेयर की करता आ रहा है, कैंसिलेशन वाली बात अब कर रहा है कि अगर आपने पर्पज आपका था कैंसिल करने का तो जैसे ही परचेज पीरियड आपका क्लोज होगा उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने इन शेयर्स को कैंसिल कर देना है। फिर वो कहता है जब कैंसिलेशन ऑफ शेयर होगी तो परचेजिंग कंपनी जो है एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनीज एक्ट की और कंपनीज जनरल एंड प्रोविजन फॉर्म की जो रेगुलेशन है उनकी और सीडीसी ने जो प्रोसीजर आपको बताया हुआ उस तमाम को आपने फॉलो करना है। जो प्रोविजन एंड फॉर्म्स की रेगुलेशन है उसमें भी जो रेलेवेंट पोर्शन है हमारे सिलेबस में नहीं है, सीडीसी वाला भी हमारे सिलेबस में नहीं है, एक्ट वाली हम रिक्वायरमेंट्स देख के आए हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स उसने बताई हैं इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट वो आ गया जनाब कमीशन और स्टॉक एक्सचेंज को स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी आपने सबमिट करवानी है जो मेंबर्स ने पास किया है ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। जिस दिन मीटिंग में आपका पास हुआ है उसके अगले दिन आपने स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी देनी है, उसके अंदर जो चीजें लिखी होगी वो भी बताई है कि नंबर और परसेंटेज ऑफ शेयर जो आपने परचेज करने हैं। फिर वो कहता है जनाब कमीशन को आपने सबमिट कराना है स्टॉक एक्सचेंज को जो पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी है विद इन 2 डेज ऑफ इट्स पब्लिकेशन, 2 दिन के अंदर अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। इसकी बात करें, सॉरी ये कैंसिल वाली बात, परचेज पीरियड के 10 दिन के अंदर अंदर आपने क्लोज अपना जब क्लोज होना है ना परचेज पीरियड तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर आपने कैंसिल कर देने शेयर। दो मकसद बताए थे ना उसने स्टार्ट में हमें कि या आप इसको कैंसिल आउट करेंगे या ट्रेडी शेयर्स के तौर पे रखेंगे। अगर तो ट्रेडी के तौर पे रखना तो फिर तो आपके सीडीसी अकाउंट में आते जा रहे हैं, वहां फ्रीज फॉर्म में पड़े रहेंगे। और अगर आपने इनको कैंसिल करने के लिए खरीदा था तो जब आपने इसको ब्लॉक किया अपना परचेज पीरियड क्लोज हुआ तो 10 दिन के अंदर अंदर इसको खत्म कर दें। ये मैं आपको समरी दूंगा सही साहब, मुझे आइडिया था कि स्टार्ट में आपको परेशानी नहीं होगी, जब तक एंड पे आपने जाना ना आपने कहना सर ये तो नंबर ऑफ डेज की कहानी बड़ी आ गई है। तो मैं आपको एक इसका फ्लो चार्ट बना के दूंगा इंशाल्लाह, कोशिश करता हूँ कल ही दूं, मेरे पास पहले से बना पड़ा है लेकिन चूंकि अब डेज अपडेट हो गया तो मैंने अभी अपडेट करना है, कल मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। जी जी मुबीन साहब वो कहता है कि जब कैंसिलेशन आपने करनी है ना तो उसकी कुछ फाइलिंग होती है। कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स के केस में आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है। कुछ रिक्वायरमेंट सीडीसी की रेगुलेशंस के अंदर है, प्रोसीजर जो उन्होंने फॉलो किया है, कुछ आपका जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स के अंदर उसने बताया हुआ है कौन सा फॉर्म आपने फाइल करना है केस ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो कहता है कैंसिलेशन के केस में वो फॉर्मेलिटीज आपने साथ पूरी करनी है। मैंने आपको बताया है कि वो जो फॉर्म है जनरल प्रोविजन एंड फॉर्म्स वाला और सीडीसी वाला ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हमें इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कौन सी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट जनाब हम कहाँ पे पहुंचे थे? अच्छा जी, पब्लिश कॉपीज उस पब्लिक अनाउंसमेंट की विद इन 2 डेज ऑफ पब्लिकेशन इन्होंने सबमिट करवा देनी है।
क्लोजिंग ऑन द डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ परचेज पीरियड, नंबर ऑफ शेयर जितने आपने परचेज कर लिए हैं वो आपने स्टॉक एक्सचेंज को, कमीशन को इन्फॉर्म कर देने हैं, और विद इन 2 days आफ्टर क्लोजर ऑफ परचेज पीरियड उन्हीं न्यूज़पेपर के अंदर आपने इसको पब्लिश कर देना है कि कितने शेयर आपने परचेज किए हैं, जहां पे आपने पब्लिक अनाउंसमेंट अपनी जो इनिशियल थी वो पब्लिश की थी। अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर, जब कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जाएगी इस साल की, तो उसमें इस बायबैक की आपने डिटेल्स बतानी है। ट्रेडी शेयर्स पूरे साल में अगर कोई आपके पास पड़े थे और आपने डिस्पोज ऑफ किए हैं उसकी बतानी है, और उसमें नंबर ऑफ शेयर्स परचेज और सोल्ड और उनकी प्राइस जो होती है वो आपने डिटर्मिन करनी है अपनी इस एनुअल रिपोर्ट में जो डिस्क्लोजर देना है। फिर जनाब फाइलिंग रिक्वायरमेंट आ गई, रजिस्ट्रार के पास आपने विद इन 30 days ऑफ द क्लोजिंग ऑफ परचेज पीरियड आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देने हैं। कौन कौन से हैं जी? कॉपी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन, इस परचेज के बारे में जो बीओडी की रेजोल्यूशन थी वो भी आपने रजिस्ट्रार को सबमिट करनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन वो भी आपने सबमिट करनी है। फिर कॉपी जो मीटिंग का नोटिस भेजा था वो भी रजिस्ट्रार को करना है। फिर जनाब पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी भी, और ये सारा कुछ आपने विद इन 30 days फ्रॉम द क्लोज ऑफ परचेज पीरियड करना है। इसमें से एक चीज है जो स्पेशल रेजोल्यूशन तो आप पहले ही 15 दिन के अंदर आप सबमिट करवा चुके होंगे, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पास होने के 15 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है, तो वो आप कर चुके होंगे। बाकी आपने विद इन 35 days ये चीजें सबमिट करवा देनी है। और नंबर ऑफ डेज पे दोबारा मैं कह रहा हूँ परेशान नहीं होना, ये प्रोसीजरल चीजें हैं, मैं इंशाल्लाह फ्लो चार्ट के साथ आपको बताऊंगा, समरी आपके सामने होगी तो मुश्किल नहीं होगी चीजें। अच्छा जी, अब परचेजिंग कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस क्या आई हैं? जैसे उसने शुरू में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था, अब कुछ रिस्ट्रिक्शन बता रहे हैं। वो कहते हैं बायबैक जब आपने कर लिए शेयर तो अप्लाई नहीं करना आपने वॉलंटरी डीलिस्टिंग या वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए। वॉलंटरी डीलिस्टिंग क्या होती है और वॉलंटरी वाइंडिंग अप क्या होती है, ये दोनों चीजें हमारे सिलेबस का पार्ट है, इंशाल्लाह हम आगे जाके देखेंगे। तो आपने, वो कहता है 2 साल तक परचेज पीरियड जब आपका क्लोज हुआ उसके आगे 2 साल तक आप वॉलंटरी डीलिस्टिंग और वॉलंटरी वाइंडिंग अप में नहीं जा सकते। कि शेयर इधर बायबैक किया और 6 महीने बाद आप हम कंपनी खत्म करना चाह रहे हैं, या लिस्टेड कंपनी है तो हम डीलिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। 2 साल तक जब आपने बायबैक कर लिए तो डीलिस्टिंग और वाइंडिंग अप में नहीं जा सकते। ये वॉलंटरी डीलिस्टिंग और वॉलंटरी वाइंडिंग अप की बात हो रही है। फिर वो कहते हैं कंपनी ने, इससे ये होता है कि कंपनी अपने शेयर्स आज बायबैक कर ले किसी को बताए बगैर कि हम जनाब हमारा आगे इरादा है वॉलंटरी वाइंडिंग अप का या वॉलंटरी डीलिस्टिंग का, कि हम स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट होने की तरफ जा रहे हैं। अगर इस तरह की अनाउंसमेंट करेंगे तो उसका एक डिफरेंट इंपैक्ट आएगा आपकी इस प्राइस के ऊपर जो आप बायबैक करने जा रहे हैं। और वाइंडिंग अप में कल को आप जाते हैं और उसमें आप अपनी लाइबिलिटीज पे करने के काबिल नहीं होते, तो ज्यादा मसला हो जाएगा आपके लिए कि इधर से बायबैक कर रहे थे अपने पैसों से और आप वाइंडिंग अप अचानक से आ गई है तो आप अपना लाइबिलिटीज पे करने के काबिल नहीं हो रहे। क्लियर है जी? बेसिकली फेयर रहने की वो बात करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वो कहते हैं जनाब कंपनी ने ट्रेडी शेयर जो है ऑलरेडी अगर इनके पास पड़े हुए हैं और मजीद ये बायबैक करने जा रहे हैं तो इस दौरान ये नहीं करना कि उधर से बायबैक कर रहे हैं और उधर से आप जनाब ट्रेडी शेयर्स को आप सेल करने की तरफ जा रहे हैं। तो ऑलरेडी जो ट्रेडी शेयर्स आपके पास पड़े हैं इनको परचेज पीरियड के दौरान आपने सेल नहीं करना, और ड्यूरिंग 6 मंथ आफ्टर द क्लोज ऑफ परचेज पीरियड, जब परचेज पीरियड आपका क्लोज हो गया तो उसके बाद भी 6 महीने तक आप अपने अपने ट्रेडी शेयर्स को अपना सेल नहीं कर सकते। और जब कंपनी के पास प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो उस दौरान भी ट्रेडी शेयर्स को आपने डिस्पोज ऑफ नहीं करना। नहीं तो ये बड़ा आसान हल है कि अपने शेयर बायबैक करें, ट्रेडी शेयर्स के तौर पर अपने पास रख लें, और प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो इन्फॉर्मेशन इस तरीके की है कि पता चले कल को ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में जाएगी तो शेयर की प्राइस जो है ना हमारी वो गिर जानी है, आप उस इन्फॉर्मेशन को अनाउंस करने से पहले ट्रेडी शेयर्स को सेल कर दें। क्या ये एथिकल होगा? तो इसलिए उसने कहा कि इनसाइड इन्फॉर्मेशन या प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जब आपके पास हो उस दौरान आपने ट्रेडी शेयर्स को सेल नहीं करना। फिर वो कहते हैं जनाब जब एक दफा अनाउंस हो गई तो इसको कैंसिल, पोस्टपोन या विड्रॉ नहीं कर सकते आप, सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है अगर आपके मेंबर्स ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा जब बायबैक एक दफा बोर्ड ने प्रपोज कर दी तो फिर इसको पोस्टपोन नहीं कर सकते कि बोर्ड ने इधर अप्रूव की और फिर बाद में कहा लो जी गलती होगी हम नहीं करना चाहते। मेंबर्स रिजेक्ट करेंगे तो आप, आपके पास एक ही रास्ता कि मेंबर रिजेक्ट कर दें, अदरवाइज आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। फिर वो कहता है जनाब दे शैल नॉट मेक परचेज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन बाय शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। शेयर्स आपने इशू किए मेंबर्स को, फर्दर शेयर्स इशू किए, उनसे आपने पैसे लिए, पैसे लेने के फौरन बाद अगले महीने आपने कहा हमने अब अपने शेयर्स बायबैक करने हैं। पहले आप इशू कर रहे हैं फिर आप कह रहे हैं बायबैक करने हैं। वो कहते हैं ये कोई अपना सफायर पे थोड़ी गए शॉपिंग करने कि आज आपने सूट लिया पसंद नहीं आया, कल आया आप कहें जी आप वापस करना है, क्या ख्याल है? तो ऐसा नहीं करना, आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा। जब आपने एक दफा पब्लिक को शेयर इशू किए तो अगले 6 महीने में आप बायबैक नहीं कर सकते। अब इस फर्दर इशू के अंदर वो बोनस इशू को शामिल नहीं करता, बोनस इशू एक एक्सेप्शन है कि बोनस इशू किया तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर 6 महीने में जाके आप बायबैक कर सकते हैं। अगली बात तो क्या करेगा, न्यू परचेज नहीं करनी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ एटलीस्ट 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट सबमिशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट। यानी कि अगर एक दफा बायबैक कर लिए हैं तो 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा, 1 साल तक आप मजीद बायबैक नहीं कर सकते, साल में एक दफा ही बायबैक कर सकते हैं, 12 महीने फिर वेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद आप कर सकेंगे। अगली बात उसने एडिशनल ऐड की है कि इसकी एक्सेप्शन क्या है, ये नई चीज आई है जी। वो कहता है अगर परचेजिंग कंपनी इस काबिल है टू मेंटेन 25% फ्री फ्लोट एट द स्टॉक एक्सचेंज सब्सिक्वेंट टू द सेकंड बायबैक देन इट मे ऑफर द बायबैक ड्यूरिंग द अबव पीरियड, जो 1 साल का उसने आपको बताया कि अगर आपका 25% फ्री फ्लोट रहेगा इस सेकंड बायबैक के बाद जो आप करना चाहते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको अपनी इस बायबैक के बाद दूसरी बायबैक करने के लिए। तो अब मैं इस लेवल पर समझ सकता हूँ कि आप लोगों को मिक्स होना शुरू हो गए हैं, सर हाँ 6 महीने, फिर सर 12 महीने, फिर 1 साल, फिर 6 महीने, फिर 2 साल, ये तो सारी चीजें मिक्स होना शुरू हो गई हैं। तो परेशान नहीं होना इन पे, टाइम का फ्लो चार्ट मैं दूंगा और ये जो एक्सपायरीज है इसकी भी मैं एक समरी आपके लिए तैयार करता हूँ ताकि आपके लिए जिंदगी आसान हो जाए।
आगे उसने बताया है कि जो परचेज है या न्यू परचेज है ये कब से स्टार्ट होगी, मतलब 1 साल आपने कब तक वेट करना है। वो कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, यानी कि आपको अगर लास्ट बायबैक किए हुए 11 महीने गुजर चुके हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसका प्रपोजल अपना स्टार्ट कर सकता है। मीटिंग की डेट पे आपने देखना है कि 1 साल हो चुका है या नहीं हो चुका, बीओडी के प्रपोजल वाली डेट पे नहीं देखना आपने। फिर जनरल रिस्ट्रिक्शंस पे आगे एंड पे आके वो कहता है जनाब अगर ये जो रिकमेंडेशन है मेंबर्स की तरफ से ये अप्रूव नहीं की जाती तो डायरेक्टर्स इसको विड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज इनको विड्रॉ करने की इजाजत नहीं है। मेंबर्स अगर इसको अप्रूव कर देते हैं तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते, फिर आपको बायबैक करने पड़ेंगे। कौन कौन लोग हैं जो इस दौरान शेयर की ट्रेडिंग नहीं कर सकते जब आपका बायबैक का प्रोसेस चल रहा हो? उन्होंने बता दिया जनाब कि ऑफिसर्स डायरेक्टर्स जो हैं या आपकी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ट्रेडिंग नहीं करेंगी। किस पीरियड के दौरान? फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बीओडी, बीओडी की मीटिंग से लेके परचेज पीरियड कंप्लीट होने तक। और फिर उन्होंने कहा फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग ऑफ बीओडी जिसमें डिस्पोजल ट्रेडी शेयर्स का अनाउंस होगा। अभी डिस्पोजल के बारे में अगली बात हम पढ़ने लगे हैं, तब से लेके जब तक आपके ट्रेडी शेयर्स डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाते तब तक ये आपके जो लोग हैं ये शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो रेगुलेशन 13 में आके वो आपको ट्रेडी शेयर्स के डिस्पोजल का और उसके प्रोसीजर का बताता है। वो क्या वो कहते हैं ट्रेडी शेयर्स, एक तो बात ऊपर हम पढ़ के आए हैं, जब आपने बाय किया इनको तो उसके बाद अगले 6 महीने आप इनको सेल नहीं कर सकते। वही बात यहाँ पे रिपीट कर रहा है कि इनको आप सेल नहीं करेंगे, ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ परचेज पीरियड। परचेज पीरियड क्लोज होने के बाद 6 महीने तक आप इनको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं परचेजिंग कंपनी इसको नहीं सेल कर सकती जब तक बीओडी का अप्रूवल ना आ जाए। बीओडी के अप्रूवल के साथ होगी, बीओडी के अप्रूवल के बाद एक पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी कि हम जनाब अपने जो ट्रेडी शेयर हैं उसको डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं। उसका कहता है फलां स्केड्यूल के अंदर मैंने बताया 2 वर्किंग डेज के अंदर बीओडी का जो डिसीजन है वो पब्लिक अनाउंसमेंट की जाएगी। फिर वो कहते हैं जनाब पब्लिक अनाउंसमेंट करने से पहले एक ऑथराइज ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, जो बात ऊपर हमने पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरीके से, जो ट्रेडी शेयर्स के डिस्पोजल के सारे प्रोसेस को देखेगा। फिर वो कहते हैं जो परचेजिंग कंपनी है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परचेजिंग कंपनी जो है इट शैल नॉट इशू फर्दर कैपिटल अदर देन बोनस इशू। कब तक? जब तक ट्रेडी शेयर्स को डिस्पोज ऑफ ना कर दे। कि ऐसा ना हो उधर से आपने अपने बायबैक करके अपने पास रखे हो और जैसे नए शेयर इशू करी जा रहे हैं पैसे लेने के लिए। क्यों जी? कंपनी को पैसा चाहिए। तो कोई भी सियाना बंदा पास खड़ा होगा वो कहेगा भाई पैसा चाहिए तो नए क्यों इशू कर रहे हो, जो पहले खरीद के अपने पास रखे इनको सेल क्यों नहीं करते? तो जब तक ट्रेडी शेयर आपके पास हो तब तक आप फर्दर इशू नहीं कर सकते हैं। क्लियर है जी? फॉलो किया ये बात आपने? आगे उसने हमें प्रोसीजर बताया है कि ये अगर आपने सेल करने हो जो ट्रेडी शेयर्स हैं तो किस किस तरीके से कर सकते हैं। वो कहते हैं मार्केट में जाके स्टॉक एक्सचेंज में ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू करें, जिस तरह खरीदे थे वैसे ही जाके सेल कर दें। या दूसरा हल है आप इनको अपने इंप्लॉइज को भी इशू कर सकते हैं। इंप्लॉइज को आपने अगर देने हैं तो उसके लिए हमने रेगुलेशन अभी पढ़नी है, फर्दर इशू ऑफ शेयर की रेगुलेशन है, उसमें इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम होती है। आपने अकाउंटिंग जिन लोगों ने पढ़ी है उसमें मेरा ख्याल है IFRS 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये उसी स्कीम की बात करते हैं जो कंपनसेशन आप अपने इंप्लॉइज को दे रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। टैक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आप जी शेयर बेस्ड पेमेंट्स आप जो पढ़ा था, आपने अपने इंप्लॉइज को आप पेमेंट कर सकते हैं। ट्रेडी शेयर जो आपके पास पड़े हैं आप उनको भी इशू कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा? जो डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ये स्टॉक एक्सचेंज को उसी दिन कम्युनिकेट किया जाएगा। फिर वो कहते हैं ये जो ट्रेडी शेयर की सेल है ये स्टार्ट होगी नॉट लेटर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट और क्लोज होगी विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द बोर्ड, या उससे पहले अगर आपकी सेल कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका ट्रेडी शेयर्स के डिस्पोजल का अपना टाइम पीरियड और प्रोसीजर उसने बताया है। अगली बात वो क्या कर रहे हैं जनाब? वो कहते हैं परचेजिंग कंपनी जो है डिस्पोज ऑफ नहीं करेगी ट्रेडी शेयर्स को किसी भी तरीके से फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, जो ऊपर हम पढ़ के आए थे बात। अगर किसी ने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं लिस्टेड कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहता हूं, उसके लिए उस पीरियड के दौरान जब तक वो शेयर्स अपने परचेज करने का प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले तब तक हम ट्रेडी शेयर्स को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। थैंक यू जनाब। अच्छा जी, ये जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं ना जो अपना सब रेगुलेशन 8 में पढ़ा है, जिसमें आप पब्लिक अनाउंसमेंट वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने पब्लिक अनाउंसमेंट की है तो उस दौरान आप ना अपने बायबैक कर सकते हैं, ना उस दौरान अपने मजीद शेयर इशू कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। ये हमें ज्यादा चीज अच्छे तरीके से समझ आएगी जब हम इससे रेलेवेंट टॉपिक पढ़ लेंगे। हमने पढ़ना है जाके, हमें उस बारे में भी उसमें बताना है कि लिस्टेड कंपनी के शेयर एक लिमिट से ऊपर परचेज करना चाहता है तो क्या तरीकाकार है। तो इस पॉइंट पे परेशान नहीं होना कि ये पब्लिक अनाउंसमेंट किसकी बात कर रहा है। ये अगर मैं आपको सिंपल सा सिनेरियो बना के बैठूं कि ये एक एबीसी कंपनी है, उसके पास ट्रेडी शेयर पड़े हैं, वो अपने डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं और अगले दिन उन्हें पता चलता है कि हमारे जनाब शेयर्स परचेज करने की एक अनाउंसमेंट हुई है। सईद साहब एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो हमारी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं इतने % शेयर्स। जब पब्लिक अनाउंसमेंट उसने कर दी है तो देखिए सईद साहब ने अपने घर बैठे पब्लिक अनाउंसमेंट की है, लेकिन कंपनी इधर बैठी बाउंड हो गई है कि अब कंपनी अपने ट्रेडी शेयर को उस दौरान सेल नहीं कर सकती जब तक सईद साहब अपने शेयर परचेज वाला प्रोसेस कंप्लीट ना कर ले। क्लियर है? बाकी मजीद ये बात इसके ऊपर हम करेंगे जब सब्सटेंशियल एक्विजिशन वाला पोर्शन हम जाके पढ़ेंगे। क्लियर है जी? साथ साथ बताते रहना है आपने कि आप जाग रहे हैं। अच्छा जी, आखिरी पॉइंट पे हम आ गए। वो कहते हैं ये इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्रार को देनी है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ ट्रेडी शेयर्स। ट्रेडी शेयर जब आपने सेल कर दिए तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने ये इन्फॉर्मेशन देनी है, किस तरीके से आपने बेचे थे, मैं इंप्लॉइज को इशू किए हैं या स्टॉक एक्सचेंज से आपने बेचे जाके, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडी शेयर्स अवेलेबल फॉर सेल कितने थे, टोटल कितने आपने बेचे, डेट वाइज और प्राइस वाइज ब्रेकअप आपने बताना है, कंसिडरेशन कितनी आई, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ शेयर्स टू डेट आपने कितने बेच दिए हैं,
नंबर ऑफ शेयर जो अब आपके पास बाकी बचे हैं, और अगर कोई कैंसिल किए हैं आपने शेयर्स तो उसके बारे में भी डिटेल आपने बतानी है, और स्टॉक एक्सचेंज को आपने डेली बेसिस पे बताना है कि कितने ट्रेडी शेयर। ये इस तरह की रिक्वायरमेंट दोनों केसेस में है, बाईबैक में भी और ट्रेडी शेयर्स के डिस्पोजल में भी, जब आप कहें स्टॉक एक्सचेंज को बताने वाली जो रिक्वायरमेंट है। कमीशन के पास वो कहते हैं कि पावर है, कमीशन डायरेक्शन इशू कर सकता है अगर कहीं पे कमीशन को लगे कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं पे हेरफेर हो रहा है, कि कंपनी की कोई इंटेंशन पीछे खराब है या डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हैं ट्रेडी शेयर्स, तो वहां पे भी कोई इस तरह का मामला चल रहा है जो हाईलाइट हुआ है कि कोई दोनों भी कर रहे हैं मार्केट में, जिसकी वजह से कंपनी की जो शेयर है उसकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, तो वो डायरेक्शन दे सकते हैं इंटरेस्ट के, अपना इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सामने रखते हुए। ठीक है जी, लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो परचेजिंग कंपनी को रोक सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर कमीशन को लगे कि इस प्रोसेस में कहीं पे कोई कोई बहुत बड़ा कोई पॉइंट आया है ऐसा जो हाईलाइट हुआ है, तो लिस्टेड कंपनी को देखेगा नहीं कमीशन साइड पे बैठ के चुप करके, वो लिस्टेड कंपनी को रोक भी सकता है कि बस जितने परचेज करनी है अभी यहीं पे प्रोसेस रोक दें, हम इन्वेस्टिगेट करने दें, बाकी प्रोसेस बाद में देखेंगे। या कोई स्पेसिफिक कोई काम करने से रोक सकते हैं, या रेक्टिफाई करना, वो सिचुएशन खराब हो गई है तो उसके लिए जो डायरेक्शन उन्होंने देनी है, तो उसके लिए वो कोई भी जो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं, ये पावर कमीशन के पास है। हमेशा की तरह एंड पे आके वो बताता है कि ये रेगुलेशन जब आ गई, तो इससे पहले बायबैक की 2016 की रेगुलेशन थी वो अब खत्म हो गई है, उनको रिप्लेस किया है जी 2019 की रेगुलेशन। तो ये जनाब हमारी बायबैक की रेगुलेशन है। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है उनको आइडिया हो गया होगा कि अब पहले से ज्यादा शॉर्ट हो गई हैं, जिसमें सबसे लंबा प्रोसेस तो मैंने आपको बताया था कि वो आपके सामने है, ये चीजें उसने इसने ये सारी चीजें जो उसने निकाल दी, ये जो लाइन के नीचे आपको बता रहा है, ये सारी चीजें यहाँ से निकल चुकी हैं, तो प्रोसेस अब आपका थोड़ा सिंपल हो गया है जब एक ही प्रोसेस में अब आ गए हैं। कोई परेशानी यहाँ तक, ऑब्वियसली अभी तक परेशानी है, समझने में कोई परेशानी है तो वो बताएं, रिटेन करने के लिए क्या तरीकाकार है उसको हम फॉलो करेंगे, कि कुछ समरीज मैं दूंगा आपको, जब आप एक दफा इकट्ठा बैठ के पढ़ेंगे इसको तो आपका भी मसला हल होगा इसमें। हाँ जी, एनीवन? अच्छा, इसके ऊपर मैं आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा। टॉपिक सिर्फ पढ़ लेना कमाल नहीं होता, रीड करके आपको भी चीजें समझ आ जानी थी। प्रैक्टिस करनी है हमने कि एग्जामिनर यहाँ पे हमें किस तरफ लेके जाता है और कैसे पूछेगा। मैं आपके साथ इस टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर करूंगा, कुछ बेसिक बेसिक जब आप कर लेंगे तो मुझे आपने बताना है, फिर आपके साथ मैं एग्जाम लेवल शेयर करूंगा और उसके बाद हम पास पेपर्स पे जाएंगे। आखिरी लेवल पे हमने पास पेपर्स पे जाना है जी। तो अब हमारे पास थोड़ा सा टाइम बचा है, हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आप लोगों ने विंटर 21 का क्वेश्चन आपको दिया था, वो आप लोगों ने किया होगा। अच्छा जी, ये आपके सामने है जनाब विंटर 21 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, जो हमने सिक्योरिटीज एक्ट के सेक्शन पढ़े थे 101 से 107 तक, ये उसके बारे में है। तो कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखा? कुछ लोगों ने तो किया है, उन्होंने बताया कि हम डिस्कस करें। कितने लोग हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं देखा है? जी, अभी क्लास में भी लोग बैठे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो मैं अगेन रिकमेंड करूंगा कि आप ये क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करें, आपने उसके बाद इसको डिस्कस करना है। तो जिन लोगों ने सॉल्व किया है हम डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग पहले जिन्होंने नहीं किया हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होगी। अगर कोई मसला हो तो आपने रिकॉर्डिंग में देख लेना है, अदरवाइज मैं मौजूद हूँ इंशाल्लाह, तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे, क्लास में, ग्रुप में, जहां पे भी करना हो। जिन लोगों ने किया है उनके लिए जनाब, इसमें उसने हमें सिनेरियो क्या था, उसने हमें कंपनी के बारे में बताया। उसने कहा जनाब कंपनी है जीसीएल ग्रीन केमिकल्स लिमिटेड, उसका टोटल पेड अप कैपिटल है 50 मिलियन का। उसमें दो क्लास ऑफ शेयर्स उसने रखे। वो कहता है जनाब क्लास ए के ऑर्डिनरी शेयर्स और क्लास बी के ऑर्डिनरी शेयर्स मौजूद हैं। 4 मिलियन आपके क्लास ए के हैं और 1 मिलियन क्लास बी के हैं। तो टोटल आपके पास 5 मिलियन शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर है, तो 50 मिलियन आपका पेड अप कैपिटल हो गया। क्लास जब रखी है तो इस क्लास को उसने डिफरेंशिएट कैसे किया है? वो कहता है क्लास ए के शेयर्स के ऊपर एक वोट है और क्लास बी के शेयर्स के ऊपर 4 वोटिंग राइट्स हैं। इस बेस पे दो क्लासेस आपकी अलग अलग हुई हैं। यहां तक तो उसने कंपनी की कहानी बताई है। आगे उसने वो बंदे से स्टार्ट करने लगा, वो कहता है जी निहाल हैदर साहब है और उनकी फैमिली एक्टिवली ट्रेडिंग करती है स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की। उनकी इन्वेस्टमेंट जो जीसीएल के शेयर्स में है ना 30 जून 2021 पे, वो रिपोर्ट वो ये दे रहा है कि 30 जून 2021 पे उनके पास ये शेयर्स मौजूद थे, निहाल हैदर और उसकी फैमिली के पास, ग्रेस केमिकल्स लिमिटेड के, ग्रेस या ग्रीन केमिकल्स लिमिटेड के। क्लास ए के वो कहता है ये शेयर्स थे, क्लास बी के ये शेयर्स थे। टेबल कैसे बनाया है? क्लास ए के शेयर्स के बारे में उसने बताया है कि परचेज डेट क्या है उसकी, फिर आगे वो नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बता रहा है और एंड पे जाके परचेज प्राइस के बारे में बता रहा है। तो क्लास ए के शेयर्स निहाल हैदर साहब के अपने नाम पे 4 नवंबर को खरीदे थे, 2,25,000 शेयर्स हैं और 80 रुपीज का एक शेयर खरीदा था। फिर जनाब सलमान साहब है, इनका बेटा है, 15 ईयर्स ऑफ उसकी एज है, माइनर है वो। यहाँ पे हमें पता चल गया, इस तरह की चीजें हाईलाइट करना शुरू कर देता है बंदा साथ साथ। इस डेट पे खरीदे थे, इतने शेयर थे, ये प्राइस थी। फिर जनाब उसकी वाइफ है, उन्होंने इस डेट पे खरीदे थे, इतने शेयर थे और ये प्राइस थी। फिर जनाब उनकी डॉटर है जिसकी उम्र है 19 ईयर्स, उनकी बेटी ने ये शेयर खरीदे हैं, इस डेट पे इतनी प्राइस थी और इतने नंबर ऑफ शेयर थे।
क्लास बी के शेयर उसने बता दिया कि फ्लास डेट पे खरीदे थे, 90,000 शेयर्स थे और परचेज प्राइस है उसकी 190। अच्छा जी, फिर अगली बात यहाँ पे खत्म नहीं किया उसने, वो कहता है निहाल हैदर साहब और 8% ऑर्डिनरी शेयर उसके पास हैं एक एओएल है लिस्टेड कंपनी उसमें, और 25% शेयर्स हैं एक एनसीपीएल है नेवी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, उसमें 25% शेयर उन्होंने रखे हैं और 8% एक और लिस्टेड कंपनी में। अब यहाँ पे वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि निहाल हैदर साहब पहले उस कंपनी के शेयर परचेज कर रहे हैं और फिर उस कंपनी ने आगे जीसीएल के शेयर रखे हैं, उसके बारे में वो बता रहा है जनाब कि एओएल और एनसीपीएल के पास दोनों के पास 2 लाख और 4 लाख शेयर मौजूद है क्लास ए के, और वो उन्होंने इस रेट के ऊपर खरीदे थे एट ₹84 पर शेयर एंड 88 पर शेयर। वहां पे टेबल की बजाय उसने ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया, और आपको पता है कि आईपीएफ एग्जामिनर का हमेशा तरीका होता है कि इन्फॉर्मेशन जब उसने देनी हो एक टेबल बना के इन्फॉर्मेशन देता है, नीचे आके स्टेटमेंट फॉर्म में उसी टेबल की इन्फॉर्मेशन को मजीद बढ़ा रहा हो, ताकि एक आधा मिनट आपका इसके ऊपर भी लगे इसको समझने में कि अगर टेबल में मैं दे दूंगा तो 1 मिनट उसका बच जाएगा। अच्छा जी, 1 जुलाई यहां तक इन्फॉर्मेशन थी, जो शेयर मौजूद थे 30 जून पे, उसने कहा था 30 जून पे ये शेयर आपके पास मौजूद है। आगे उसने कहा था आगे कि 1 जुलाई से आगे निहाल हैदर साहब ने ये ट्रांजेक्शन की है जीसीएल के शेयर में। वो ट्रांजेक्शन उसने क्या बताई है, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बताई, कौन से क्लास के शेयर्स की ट्रांजेक्शन हुई, नंबर ऑफ शेयर्स बताए और उनकी प्राइस साथ बताई। ये टेबल हम देखते हैं, फिर रिक्वायरमेंट देख लें। रिक्वायरमेंट से पहले हमने देखा 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, बंदा देखता है हेल्दी क्वेश्चन इतना खूबसूरत उसने पूछा है। वो कहता है सिक्योरिटीज एक्ट की प्रोविजंस को सामने रखते हुए आपने बताना है जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निहाल हैदर साहब की आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन मेड इन द शेयर्स ऑफ जीसीएल सिंस 1 जुलाई 21, यानी कि ये जो ऊपर है इन डेट्स पे हमने कोई कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नहीं बताना, 1 जुलाई से आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बताना। अब यहाँ पे जितना नॉलेज हमारे पास मौजूद था उसके मुताबिक हमने जब सामने रखा ना, तो हमें हमारे ज़हन में ये आया, जो हमने सिक्योरिटीज एक्ट पढ़ा था उसमें कहीं पे उसने बताया था कि लिस्टेड कंपनी के शेयर जब आप खरीदते हैं तो कौन कौन से लोग हैं जिनकी तरफ से इन्फॉर्म करना है कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज को और कमीशन को। और जब प्राइस उसने साथ बताई तो हमारा ये जो डायरेक्शन थी वो ज्यादा सीधी। अभी तक सिक्योरिटीज एक्ट में हमने वही पोर्शन पढ़ा है इस बारे में जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ, और उसमें उसने बताया था आपने रिपोर्ट करना होता है, अगर कोई गेन हो तो आपने उस गेन को कमीशन को सबमिट कर देना होता है ताकि वो आगे फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में चला जाए। ऐसे ही है जी। अब इस क्वेश्चन की खूबसूरती ये थी कि उसने यहाँ पे शेयर की जो परचेज करवाई थी, कहीं पे डायरेक्टरशिप का उसने नहीं बताया हुआ कि ये निहाल हैदर साहब डायरेक्टर है, क्या ख्याल है, नहीं बताया हुआ। कहीं पे उसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं बनाया हुआ उसने, तो उन 2 कैटेगरीज में से तो निकल गया। एक तीसरी बची थी, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बन सकता था ये। तो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हमने देखना है कि बना है या नहीं बना। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर जब बना है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो किताब में आपके सामने है, उसने बताया हुआ है कि इसने कंपनी को इतने दिन के अंदर बताना है, 7 दिन के अंदर कंपनी को इन्फॉर्म करना है, विद इन 7 डेज इसने कमीशन को भी बताना है, अपनी स्टेटमेंट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप देनी है, और अगर कोई गेन कमाया है जो 104 के अंदर उसने बताया था तो भी सबमिट करनी है। ऐसे ही है जी। अब आप लोगों को मसला इसमें क्या आया था, जब मैंने आपको सेक्शन पढ़ाया था 101, तो बार बार इस चीज पे जोर दिया था कि एंड पे आके देखिए उसने कहा हुआ है कि इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं जो हमने जिस बंदे को हम एड्रेस कर रहे होंगे उसकी ओनरशिप में कंसिडर करने हैं। सबसे पहली चीज तो याद रखनी है कहाँ पे वो शेयर होल्डिंग की बात करता है, कहाँ पे वोटिंग पावर की करता है। तो सेक्शन 101 जो सिक्योरिटीज एक्ट का था उसमें उसने शेयर होल्डिंग की बात की थी कि अगर कोई बंदा कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा हो उसके पास तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंशियल शेयर होल्डर। और जब वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बन गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्फॉर्म करेगा कंपनी को अपनी बेनिफिशियल ओनरशिप के बारे में। हमने सिर्फ ये देखना था कि ये निहाल हैदर साहब वो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहां से पूछ रहा है कि 1 जुलाई से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए। हमने ये देखना था कि 1 जुलाई पे जब उसने ये शेयर इस कंपनी के खरीदे 1,10,000, तो उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है। अगर तो वो 10% से ऊपर चली गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बन जाएगी जो हमने वहां पढ़ी उनको कॉपी पेस्ट कर देना। अगर नहीं बना तो हमने आगे चले जाना, 30 अगस्त पे जाके देखना है, सेल कर दिया फिर अगले उसने 30 सितंबर पे जब परचेज किया क्या तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है उसकी। तो जब हम ये कैलकुलेट करने की तरफ आए तो उस कैलकुलेशन में सारी गेम थी। गेम क्या थी, हमने 30 जून पे ये शेयर थे, उन शेयर में हमने देखना था कौन कौन से हमने लेने हैं उसके या नहीं लेने। निहाल हैदर साहब के पास जनाब 2,25,000 शेयर मौजूद है, जो क्लास ए के शेयर उसके पास है। फिर जनाब क्या मुझे बताएं कि उसका जो बेटा माइनर चाइल्ड है क्या उसके शेयर हमने लेने हैं, निहाल हैदर की ओनरशिप के अंदर समझेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। एग्जैक्टली रुकमान इसी पॉइंट पे मैं आ रहा था। अब देखिए आप में से लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हाँ जी करने थे, कुछ कह रहे नहीं करने थे। अगर सेक्शन 101 हमने ना पढ़ा होता तो मैं भी आपको ये कहता करने हैं यार, स्पाउस और माइनर चाइल्ड के करने हैं। लेकिन 101 में जब उसने अमेंड पे आके वो 4 पॉइंट बताए थे ना, उसमें सिर्फ डायरेक्टर के लिए उसने स्पाउस और माइनर चाइल्ड को शामिल किया। सब्सटेंशियल शेयर होल्डर की उसने कहा था जो आपके अपने नाम पे शेयर मौजूद है या किसी प्राइवेट कंपनी ने शेयर अगर आप खरीदे हैं आपने और उन्होंने शेयर होल्डिंग लिस्टेड कंपनी की खरीदी है तो उसके प्रोपोर्शनेट आपने रखने। तो इस केस में इसके नाम पे जो शेयर थे सिर्फ यही आपने लेने थे, क्योंकि ये डायरेक्टर नहीं है तो जो इसके अपने नाम पे है वो लें, 2,25,000 ये लें, 90,000 ये शेयर लें। फिर लिस्टेड का अपना जो लिस्टेड कंपनी ने आगे लिस्टेड के खरीदे वो भी नहीं लेने, वहां उसने सिर्फ प्राइवेट कंपनी की बात की थी। जो एओएल के शेयर आपके पास है 8% और एओएल ने आगे खरीदे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीपीएल ने जो शेयर इसके रखे हैं वो 4 लाख। इस 4 लाख में से आपकी परसेंटेज कितनी है, जितने परसेंट के आप एनसीपीएल में मालिक है, और वो है आपके 25%। तो इस 4 लाख में से 25% शेयर आपने
एनसीपीएल वाले भी अपनी शेयर होल्डिंग में शामिल करने थे। फिर उसमें जनाब 1 जुलाई पे जाके जब 1/10 और खरीद लिए तो आपने देखना था क्या परसेंटेज बन रही है। सोल्यूशन को एक दफा मैं अगर आपके साथ शेयर कर लो तो देखिए ट्रांजैक्शन 1 जुलाई पे जाके उसने कहा, कहता है जी जब 1/10 आपने परचेज किए हैं तो उसका जो इंटरेस्ट है वो मोर देन 10% हो गया। कैसे हो गया? कहता वर्किंग वन में जाके देखिए। चलो वन मोर देन 10% हो गया तो क्या करना है उसने, बाकी यकीन करें वही चीज है जो वहां पे पढ़ के आए हैं, सारी कॉपी पेस्ट है जो रेगुलेशन के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है जी? अब वो वर्किंग देख लें। एनएच के नाम पे जो निहाल हैदर के नाम पे शेयर थे, क्लास ए के शेयर 2,25,000, क्लास बी के शेयर 90,000, एनसीपीएल के थ्रू जो उसने खरीदे हैं वो जनाब 1 लाख हो गए, 4,15,000 उसके पास मौजूद थे शेयर। फर्दर शेयर जो उसने परचेज किए 4,15,000 जब तक थे तब तक ये सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं था। 1 जुलाई पे जाके उसने 1,10,000 और खरीद लिए। अब उसके शेयर हो गए हैं 5,25,000, और ये 5,25,000 टोटल 5 मिलियन शेयर हैं कंपनी के, उसका 10.5% बनता है। ये उसने डिवाइड करके दिया है। तो सबसे पहले टोटल शेयर आपको पता हो, फिर यही कैलकुलेशन के ऊपर सारा क्वेश्चन था। अगर आप इसको सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ही नहीं बनाते तो आपको रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल करवाएंगे? तो यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी और सबसे ज्यादा गलती जो स्टूडेंट्स ने की थी वो यही की थी कि उसने उसका जो बच्चा था उसके भी शामिल किए, जो वाइफ थी उसके भी शामिल किए। 19 ईयर्स वाली जो उसकी बेटी थी उस पर तो किसी को एतराज ही नहीं था। तो इन दोनों को जो शामिल आपने किया था उस पर मसला था, इसको आपने शामिल नहीं करना अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 101। जी मैं आपके सामने अगर ओपन कर दूं उसको, ये जनाब आपके सामने है सेक्शन 101 सिक्योरिटीज एक्ट का। ये हमने जो पढ़ा था जिसमें वो रिक्वायरमेंट बता रहा था, उसके एंड पे आके उसने बताया था कि इस सेक्शन के पर्पज के लिए 101 से 107 में बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब क्या है, जो शेयर्स उसके अपने नाम पे मौजूद हों और वाइफ या हस्बैंड ऑफ अ डायरेक्टर, यहाँ पे देखिए सिर्फ डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो कह देता है कि वाइफ या हस्बैंड ऑफ दैट पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, फिर सबका लेते हैं। इसी तरह माइनर सन और माइनर चाइल्ड भी सिर्फ डायरेक्टर का उसने शामिल किया। क्लियर? अब देखिए कितना बारीक पॉइंट है जिसके ऊपर उसने पूरा क्वेश्चन आपका स्टैंड किया। क्लियर हुई है बात? फिर एंड पे आके उसने कहा था प्राइवेट, अब यहाँ पे आके एक्सप्लिसिटली सबका बता रहा है कि प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे उसने ये नहीं कहा यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टर, उसने कहा वेयर सच डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, वहां पे शेयर होल्डर तो उसके शेयर भी आपने लेने हैं। ये देखिए माइनर सन अ डॉटर ऑफ अ डायरेक्टर। जी उमेर साहब, माइनर है या मेजर है? मेजर के तो लेने नहीं होते आपने, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आता। लेकिन जो माइनर है सॉरी, वो आपने सिर्फ डायरेक्टर के केस में लेना है, बाकी के केस में आपने नहीं लेना। क्लियर है जी? अच्छा, आप इसी क्वेश्चन में जो दूसरी बात थी, एक तो गेन की कैलकुलेशन आपने बतानी थी आगे, जब वो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हो गया है तो अब आपने देखना है कि विद इन 6 मंथ अगर उसने कोई गेन कमाया है। अब देखिए जैसे ये 2,50,000 शेयर को सेल करने जा रहा है 30 अगस्त पे, आपने देखना है इस 250 में से कोई शेयर ऐसे तो नहीं है जो पिछले 6 महीने में खरीदे गए थे। जी बिल्कुल है, यही क्लास ए के शेयर आप देखें 1,10,000 शेयर उसने 1 जुलाई पे खरीदे थे, तो अभी तो 2 महीने गुजरे हैं। तो आपने 95 पे खरीदा था, 120 पे सेल कर रहे हैं, तो 25 का जो गेन है इस 250 में से 1,10,000 शेयर। लेकिन उसके उससे पहले वाले जो शेयर हैं निहाल साहब ने जो खरीदे हैं वो 4 नवंबर पे खरीदे थे, उसको 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। तो 250 में से 1,10,000 शेयर के ऊपर आपने गेन जो कमाया वो आपको देना पड़ेगा। जी लेटेस्ट परचेज वाले पहले कंसिडर कर। एग्जैक्टली ये सही साहब, अगर आप ऐड करके करते तो रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी उसके मार्क्स आपको मिलने थे, इस कैलकुलेशन के मार्क्स आपकी जाने थे। तो दूसरी कैलकुलेशन अब देखें, वो भी मैं आपको दिखा दूं, 2 पॉइंट चूंकि हमारे इसमें क्लियर हो रहे हैं। एक आपका ये कैलकुलेशन वाला था और दूसरा ये 30 अगस्त वाली जो ट्रांजेक्शन है उसमें देखें वो क्या बता रहा है कि 2,50,000 शेयर आपने बेचे हैं, जिसमें से 1,10,000 शेयर आपने परचेज किए थे विद इन 6 मंथ, पिछले 6 महीने में। उनका गेन आपको जमा करवाना पड़ेगा। 250 में से 1,10 जो शेयर है उसका 25 रुपए का गेन आपको जाके कमीशन को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है जब डिस्पोज ऑफ करना है उससे रिसेंट पिछले 6 महीने में अगर को परचेज किए तो हम कंसिडर करेंगे। इसलिए यहाँ पे वो फाइफो मेथड नहीं है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, यहाँ पे वो लाइफो हमने लगाना है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट जो था आप लोगों को अभी तक पूछना चाहिए कि सर उसने वोटिंग पावर अलग से बताई हुई थी, उसका क्या मतलब है? वोटिंग पावर पे जब हम आते हैं ना तो उसकी एक अलग कैलकुलेशन है, वो हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक हमने पढ़ना है अभी सब्सटेंशियल एक्विजिशन वाला, उसका बार बार जिक्र आ रहा है आज हमारी इस लेक्चर में। उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देखेंगे, वहां पे वोटिंग पावर की बेस पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ज्यादा नहीं है लेकिन वोटिंग पावर की बेस पे है, वो सोल्यूशन हम उसके बाद देखेंगे। क्लियर है जी? तो टाइम हमारी क्लास का कंप्लीट हो चुका है। कल इंशाल्लाह आके हम बाय बैक में कुछ चीजें जो हैं वो कंपनीज के कुछ सेक्शन है उनको कंप्लीट करेंगे और साथ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जी। तो मैं आपके साथ कुछ बेसिक प्रैक्टिस के क्वेश्चन शेयर करूंगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इजाजत दें जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।